तू बियर है या आई एम स्टन्ड, कौन सा सबसे ज्यादा बोला जाता है कि यार? एक्चुअली बियर ज़्यादा बोला जाता है। एक्टिंग में कैसे गए? मेरी एक ड्रामेटिक्स की टीचर थी क्लास 10th में, उन्होंने पापा को कन्विंस करने की कोशिश की थी और पापा नहीं माने थे, और मैंने इनफैक्ट वो प्ले पापा से छुपा के किया था और मैं पकड़ा भी गया था। फिर पापा चाहते थे पढ़ाई लिखाई ज़्यादा अच्छे से हो। तो मुझे लगता है मैं जो पढ़ भी गया वो उन्हीं की वजह से रहा। पढ़ाई में कैसे थे आप? अब जिन लोगों से घिरा हुआ हूँ बॉम्बे में, टीवीएफ के लोगों की बात नहीं कर रहा, उनसे तो शाप ही था। इंजीनियरिंग के हॉस्टल की कहानियाँ जो होती हैं इंजीनियर्स के हॉस्टल की, मैं थोड़ा सा ना डरपोक था। राउडीज वगैरह जब देखा उन्होंने, उनको ये खुशी थी कि हमारे लड़के ने गाली नहीं दी। बॉम्बे जाने की कहानी बड़ी रोचक है आपकी। आपको किसी ने बोला कि दोनों साथ में नहीं कर पाओगे, जो अच्छी जॉब चल रही है वो जॉब ही करो, इसमें बड़ा स्पिन है लाइफ में, और आप अगले दिन चले गए थे। विशेष फिल्म्स गया था, महेश भट्ट के ऑफिस, और वहाँ समहाउ बात बन गई। दिवाकर को खेलने के लिए अच्छी खासी फील्डिंग बिछाई आपने, मतलब कुछ ऐसा कोई तरीका तो मेरे को पता नहीं था। अच्छा। मैं क्या ऐसे कौन सी चीज क्रैक करनी है, और मैं दिवाकर के ऑफिस के बड़े चक्कर काट चुका था। टीवीएफ से कैसे जुड़े? जो लोग जिन्होंने शुरुआत करी थी वो सब दोस्त ही थे। थोड़ा टीवीएफ की लाइफ के बारे में बताइए। एक्चुअली दुनिया को ऐसा लगता है, लेकिन मैं टीवीएफ का कभी रहा नहीं हूँ। अपूर्व सिंह कार्की का एक्टिंग का भी मैं फैन हूँ यार। अब अगर वो मेरे पास आता है कोई भी स्क्रिप्ट लेके, मुझे लगता है मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ। विश्वपति वगैरह लिखते हैं, मतलब तेज लिखते हैं ये लोग। अरे विश्वपति की वजह से मैंने राइटिंग छोड़ी है, मुझे लगता है। फेमस सीन है तू बियर है। ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि ये पर्टिकुलर सीन बड़ा पॉपुलर हो जाएगा। ऑर्गेनिकली हुआ है और ग्रेजुअली हुआ है। आपने नसरुद्दीन शाह साहब के साथ काम किया है। मैंने उनको बर्थडे पे विश किया था, तो उनका आया था कस्तूरिया माय मैन थैंक यू, तो मैं उसी से खुश हो गया था। अरे नसरुद्दीन शाह ने लिखा कस्तूरिया माय मैन। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम किया हो और बाद में अफसोस हुआ हो? हाँ, देखो जिनमें अफसोस नहीं हुआ है उनके नाम बता देता हूँ मैं। स्प्रेंट में आपका एक सीन था, आप बोतल में एक ढक्कन डालते हैं, वो ढक्कन अंदर चला जाता है, उसके बाद स्वैग से चश्मा लगा के आप बाहर निकलते हैं, उसके बाद आपने देखा वो बोतल में निकल आता है वो ढक्कन। बहुत लोगों ने टैग किया मुझे। एस्पिरेंट्स का अगला सीजन कब आ रहा है? मैं यार वैसे एक्चुअली मुझे बताना नहीं चाहिए। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम का एक और एपिसोड, और हमारे साथ हैं नवीन कस्तूरिया। स्वागत है नवीन। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये मेरा नाम सिद्धांत है, ये लल्लन टॉप की पूरी टीम है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं लोग, और ये पूछ रहे थे कि नवीन के आने पे कौन सा डायलॉग बोलना है, मतलब कि तू बियर है, मतलब विशेषणों के अलावा, ठीक है, विशेषणों के अलावा तू बियर है या आई एम स्टन्ड, कौन सा सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि यार देखकर फैंस वगैरह या व्यूवर्स जो मिलते हैं कभी? एक्चुअली बियर ज़्यादा बोला जाता है। बियर ज़्यादा बोला जाता है? हाँ, बियर बोला जाता है, मतलब आई एम स्टन्ड और तू बियर में तो विशेषणों के साथ बोला जाता है। हाँ, कई बार तो गाली बदल देते हैं वो। मतलब मैं कहता हूँ ब्रो ये डायलॉग ही नहीं है, तुम गाली दे रहे हो मुझे बेकार में। अच्छा, तो नवीन जी शुरुआत से शुरू करते हैं और आपकी कहानी से शुरू करते हैं। और जो मुझे पता है कि रिसर्च है ये है कि नाइजीरिया में जन्म हुआ आपका, और साल भर के भीतर आप लोग इंडिया आ गए। क्या कहानी है? मम्मी पापा नाइजीरिया में थे, क्या कहानी है वहाँ से यहाँ आने की, और वहाँ कब गए थे, क्या कब से बसे हुए थे, थोड़ा प्लीज़ बताइए। एक्चुअली गए, आई थिंक पापा 80 में गए थे, क्योंकि पापा के बड़े भाई वहाँ जॉब कर रहे थे, तो शायद उनको फाइनेंशियली वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ लग रही थी। तो कुछ जो मेरे ताऊजी थे उन्होंने उनके टीचर का कुछ, मतलब आई थिंक फॉर्म्स पता लगे थे या क्या था, बट पापा को वहाँ टीचर की जॉब मिली थी। वो उन्होंने बीएससी मैथ्स किया हुआ है, तो मैथमेटिक्स के टीचर थे वो। तो नाइजीरिया में वो एज ए टीचर लगे थे। फिर 82 में वो आए थे और यहाँ मम्मा से मिले थे, और आई थिंक 1 महीने के अंदर ही वो शादी करके मम्मा को भी ले गए थे। और फिर 84 में मैं आ गया था। और आई थिंक उस वक्त ऐसा कुछ टाइम था कि वो बहुत मतलब काइंड ऑफ कंट्री बैकवर्ड ही थी। तो मुझे लगता है वहाँ रहने के जो उनको फ़ायदे हो रहे थे वो फिर शायद मुझे लगता है ग्रेजुअली कम होने लग गए थे। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन ही उन्होंने मतलब डिसाइड किया कि वापस आ जाएंगे। तो आई थिंक 84 के एंड में फिर। और वैसे आप लोग मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं इंडिया में? इंडिया में दिल्ली से ही हैं। ग्रैंड पेरेंट्स मुल्तान से आए थे, देरा गाजी खान पाकिस्तान में वो। अच्छा। 47 में। हाँ। और बस हाँ, तब से तो मतलब पापा का जन्म इसी घर में हुआ था जहाँ दिल्ली में अमर कॉलोनी में मैं रहता हूँ। हाँ। 57 की उनकी पैदाइश है। तो हाँ, वो तब से यहीं रह रहे हैं अमर कॉलोनी में। दिल्ली में शूट होता हो तो आप घर पे ही रहते होंगे?
जैसे एस्पिरेंट्स का जब शूट हुआ? एक्चुअली एस्पिरेंट्स के टाइम ना वो कोविड का टाइम था, तो इसलिए मैं होटल में रुका हुआ था। अच्छा। हाँ, बट हाँ स्टिल मुलाकात होती थी। घर पे क्या कैसा माहौल है, कौन कौन है, भाई बहन कौन कैसा? एक्चुअली एस्पिरेंट्स के टाइम 20 दिन मैं घर पे आ गया था बिकॉज मुझे ही कोविड हो गया था शूट के टाइम। अच्छा। तो हाँ, फिर मैं घर पे एक रूम में रह रहा था अलग से, शूट रुक गया था। घर पे मेरे मैं जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ हूँ। मतलब मेरे घर में हम 6 कज़न्स होते थे। मेरे 2 अंकल हैं, जो ताऊ जी की मैं बात कर रहा था नाइजीरिया में, वो भी फिर इवेंचुअली वापस आ गए थे। वो थे उनके छोटे भाई मेरे पापा के, मतलब पापा के 2 बड़े भाई थे। तो ताऊ जी, चाचा जी, उनकी ताई जी, चाची, हम उनको चाचा जी ही बोलते थे, हालांकि वो भी बड़े भाई थे। और उन सब के 2-2 बच्चे। तो 6 बच्चों के साथ मैं घर में बड़ा हुआ। दादा दादी थे और अब तो सिर्फ वो 6 लोग रह गए हैं, बाकी बच्चे सब बाहर मूव कर गए हैं इधर उधर। मैं भी बॉम्बे रहता हूँ और दादा दादी नहीं है अभी। तो हाँ, जॉइंट फैमिली में बड़ा हुआ, बुआएं भी आती थी और बहुत ही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है चाइल्डहुड मेरा बेस्ट टाइम था, क्योंकि मैंने कज़न्स के साथ लाइफ में बहुत इन्जॉय किया। हाँ। पढ़ाई लिखाई से पापा बहुत ऑब्सेस थे। पापा चाहते थे पढ़ाई लिखाई ज़्यादा अच्छे से हो? बहुत ज़्यादा। वो पढ़ाई, मम्मा भी फिर स्ट्रिक्ट ही थी क्योंकि दोनों टीचर्स थे। अच्छा। मम्मा तो रिटायर भी एज ए टीचर ही हुई। पापा तो फिर आई थिंक अर्ली 90s में उन्होंने मेडिकल स्टोर खोला था दिल्ली में, तो तब तक पापा भी टीचर ही थे। तो पढ़ाई को लेके तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं मेरे फादर। और मुझे लगता है मैं जो पढ़ भी गया वो उन्हीं की वजह से रहा, क्योंकि उनसे डर लगता था मुझे। पढ़ाई में कैसे थे आप? मैं जो अब जिन लोगों से घिरा हुआ हूँ बॉम्बे में, टीवीएफ के लोगों की बात नहीं कर रहा, उनसे तो शाप ही था। क्योंकि लेकिन मेरे को ऐसा लगता था मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, बट यहाँ आके तो मुझे ऐसे लोग दिखते हैं जो मतलब बहुत ही कम पढ़े हुए हैं। अच्छा, कितना नंबर आता होता था ऐसा मतलब? नहीं, मेरा 12th में 92 आया था। हाँ, और मैं फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया था। सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए ना? हाँ, सीबीएसई, आईसीएसई का नहीं हूँ तो। अच्छा। और फिर 6 महीने में मैं एनएसआईटी चला गया था, कुछ ब्रांच का था तब। डीसी और एनएसआईटी एक ही होता था, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर थे। अब तो शायद दोनों ही अलग यूनिवर्सिटीज़ बन गए हैं, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं। डीसी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पता है, ये द्वारका में है। और डीसी भवाना अलग अलग हो गया है। हाँ हाँ, तो तब एक ही था। हाँ। और मुझे लगता है मेरा वो हुआ भी इसलिए बिकॉज मेरे फादर बहुत पढ़ाई को लेके ऑब्सेस थे। इंजीनियर बनने का प्रेशर था? इंजीनियरिंग बनने का प्रेशर नहीं था। 10th और 12th में वो चाहते थे अच्छे नंबर आए। और हाँ, तो तभी इसलिए पढ़ाई का माहौल रहा। फिर इंजीनियरिंग का तो मेरा जुनून हो गया था, मुझे आईआईटी में रैंक चाहिए था। अच्छा। हाँ, 11th-12th में मुझे फिजिक्स बहुत पसंद थी, मैथ्स मुझे बहुत पसंद थी। तो इसलिए मेरे को था कि मैं आईआईटी में रैंक लूँ, जो मेरा पीछे आया था बहुत। तो आईआईटी नहीं हुआ मेरा। लगभग मतलब इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं रैंक अच्छी ना। नहीं, अब तो मैंने सुना बहुत पीछे तक एंट्रेंस हो जाता है। मेरा तो कुछ मतलब था, काफी पीछे था, मतलब नहीं था, सिलेक्शन वाले में नहीं था, 4000 के बाद था। हाँ, 4000 के पार था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। मतलब दिल्ली में कुछ टेक्सटाइल का स्कोप हो रहा था। अच्छा। और वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि टेक्सटाइल इंजीनियरिंग क्या होती है। अच्छा। मतलब तो, और मेरे को तब कंप्यूटर्स का एक शौक था, कि जबकि पता नहीं था कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ाई क्या होती है। तो हाँ, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन। अच्छा। बेसिकली कहते हैं कि मैकेनिकल से जो डिफरेंस है इसमें, उसमें इंजन की जगह हमने रोबोटिक्स पढ़ा है। जैसे आपने अभी वो फिल्म देखी है क्या, मोनिका ओ माय डार्लिंग? हाँ हाँ हाँ। उसमें आपने देखा होगा कि वो रोबोट्स उठा रहे हैं, तो वो सीएनसी ऑटोमेशन वो मैंने पढ़ा है, वो सब किया है। और तो हाँ, ये 2006 का पास आउट हूँ मैं, तो वैसे अभी कुछ आता नहीं है मुझे तो लेकिन हाँ, वो सब्जेक्ट था मेरा। अच्छा। फिर मतलब ये तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, लेकिन कोई बता रहा था ऐसे, कोई मैंने पढ़ा था कि कोई स्कूल में पूछा जाता था क्या बनोगे, तो आप एक्टर बोलते थे। हाँ, एक बार बोला था ऐसा। एक बार बोला था। किस क्लास की बात है? स्कूल में एक्चुअली मैं, घर में स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट था, लेकिन मुझे फिल्म देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। मुझे याद है 93 में आंखें आई थी, बाजीगर आई थी, मैं 9 साल का था तब। तो मुझे बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ लगती थी फिल्म मीडियम। और तो फिर आप स्कूल में क्या करते हो, आप उसको रिक्रिएट करने की कोशिश करता था मैं। तो मैं एक्टिंग
मैंने प्ले भी तभी स्कूल में भी करे हैं, स्किट्स विट्स मतलब जो भी होती हैं। तो क्लास 6 में मुझे याद है कि मैंने ऐसा बोला था कि एक सब्स्टिट्यूट टीचर आई थी क्लास में और मैंने उनको बोला था आई वांट टू बी एन एक्टर। तो क्या बोली मैडम? वो याद नहीं है मुझे कि मतलब कि उन्होंने क्या बोला था, बट मैंने ऐसा कहा था उस वक्त हाँ लेकिन 11-12 तक आके ऐसा मेरा प्लान नहीं था। मतलब मुझे लगता था, क्योंकि मैं तब थोड़ा सा समझ रहा था ज़्यादा, तो मुझे लग रहा था मैं इस फील्ड से जुड़ा रहूँगा, मैं दिल्ली में जॉब भी करूँगा और थिएटर भी करता रहूँगा, ऐसा सोचता था मैं तो उसमें मून लाइटिंग वाला था मतलब माइंड में। हाँ मतलब ऐसा था कि इस फील्ड से जुड़े रहूँगा। लेकिन बॉम्बे जाके एक्टर बनूंगा, वो 11-12 में थॉट चला गया था। हाँ वो फिर इंजीनियरिंग कैसी गई? ठीक ठाक गई? बढ़िया गई? एक बार भी सप्ली नहीं आई, फेल नहीं हुआ एक बार भी। हॉस्टल में तो रहते नहीं होंगे दिल्ली में? हॉस्टल में भी रहता था, डेस्की था, बट हॉस्टल में रहा, हॉस्टल रूम ले रखा था मैंने। इंजीनियरिंग के हॉस्टल की कहानियाँ जो होती हैं इंजीनियर्स के हॉस्टल की, वो मतलब आप पे लागू होती हैं उस तरह की कहानियाँ? बहुत कम एक्चुअली। मैं थोड़ा सा ना डरपोक था, तो मुझे हॉस्टल में रहने में डर लगता था। अगर मेरे पास रूम भी था ना, तो मैं मंडे को सपोज हॉस्टल आया हूँ, मैं थर्सडे तक निकल जाता था। मुझे घर में बड़ा कंफर्ट स्पेस लगता था। और इवन मैं जब हॉस्टल रहता था, रात तक मैं बाहर शूज़ में घूमता रहता था। आई वुड नॉट गो टू माई रूम। मुझे अकेले रहने से बड़ा डर लगता था। तो हाँ, तो इसलिए तो मुझे हॉस्टल का एनवायरनमेंट ना एक्चुअली लोगों को बड़ा मज़ेदार लगता होगा, लेकिन मुझे थोड़ा डिप्रेसिंग लगता था उन दिनों में। अकेले नहीं रहना चाहते थे? हाँ शायद मुझे इसलिए लगता था, मुझे मम्मी पापा के आसपास ज़्यादा ईजी लगती थी लाइफ। तो अभी अकेले रह लेते हैं, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं? क्या अभी भी हो? अब तो हाँ, अभी तो बहुत बड़ा पॉज लेके जवाब दे रहे हैं, क्या हुआ? नहीं, अभी थोड़ा कभी कभार बॉदर करता है। तब अब मैं दिल्ली भी बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता हूँ ना। अच्छा, घर भी आते रहते हैं? हाँ, जैसे ये लल्लन टॉप का बहाना मिला तो मैं फटाक से आ गया। अच्छा, अभी घर जाएंगे यहाँ से आराम से? हाँ, क्योंकि अभी शो भी आया है, तो मुझे लग रहा है कि साथ बैठ के देखेंगे। ब्रीथ भी दिखाया था मैंने उन्हें, बेचारों ने देखा। अब ये भी दिखाऊंगा। पिक्चर्स देख के क्या बोले घर में? उनको यार हमेशा पिक्चर्स तो बहुत बाद में आए, सॉरी। फिर राउडीज वगैरह जब देखा उन्होंने, जो मतलब जो एकदम खुश थे कि हमारे लड़के ने गाली नहीं दी। हाँ, उनको ये खुशी थी कि हमारे लड़के ने गाली नहीं दी। जो मासी वासी सब में फैल गया था वो, तो उन्होंने कहा देख लो, लेकिन हमारे लड़के ने गाली नहीं दी, वो संस्कारी है आज भी। तो ऐसा वो हुआ था। तो मैं तो पहले शर्माया हुआ था बहुत कि अरे पहली बार ऐसा दिख रहा हूँ, और वो साइड में जो मिश्रा है, जो रघु बना हुआ है, वो मतलब उस लेवल की चीज कभी पेरेंट्स ने देखी नहीं है ना। तो आपने लिंक भेजा था उनको कि मैंने अपनी बहन को भेजा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बेकार है। बहन बड़ी आपसे? एक छोटी है। अच्छा, तो मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे बहुत फनी लगी थी। फिर जब वो कट के आया तो मुझे फनी नहीं लग रहा था, तो मैंने भेजा था अपनी बहन को। तो उसने कुछ 3-4 घंटे बाद मुझे कॉल वॉल किया कि उसने कहा तो बहुत सही है, और आई थिंक विद इन अ वीक तो वो फैल भी गया था फिर। तो मतलब मिलियन व्यूज हो गए थे उसके। और हाँ, तो फिर बहन ने दिखाया घर पे? हाँ, फिर सबने देख लिया था। तो वैसे उस सेंस में पेरेंट्स कूल थे। मतलब उनको कुछ बुरा नहीं लगा इतना खास कि गाली गलौच हो रही है। मुझे याद है कि मेरे को मासी वासी का फोन आया था। अच्छा, हाँ। क्या बोली? तो उनको अच्छा नहीं लगा था वो वीडियो। अच्छा नहीं लगा था? हाँ, कि ये क्या है। अच्छा, असली रोडीज वालों से किसी से बात हुई उसके बाद, कि स्पूफ वूफ बनाने के बाद? उसके बाद तो कभी बात नहीं हुई। अभी हम बात कर रहे थे अनुभव और मैं थिंकिस्तान के शो की। तो इनफैक्ट मुझे कई जगह कभी 1-2 बार रघु राजीव टकराए हैं, मतलब दिखे कुछ इवेंट में। असली वाले? मतलब असली वाले। तो मैं कभी हेलो हाय हुई नहीं, बिकॉज मतलब हुई नहीं, समहाउ नहीं हुई। बट जब थिंकिस्तान शो आया था ना, तो राजीव ने मुझे कॉल किया था, राजीव लक्ष्मण ने। उन्होंने वो शो देखा था, पता नहीं उन्होंने भी एड फिल्म वर्ल्ड में काम किया, तो उनको बहुत पसंद आया था और मैं बड़े ऑ में था। तो तब उनसे मेरी पहली बार बात हुई थी। रणविजय से मैं एक बार एक स्क्रीनिंग पे टकराया था। सो हाँ, बस एक ही बार मिला उनसे। ही वाज वेरी स्वीट। अच्छा। हाँ। और आप उनकी ही पैरोडी करते हैं? उस नहीं, मैं कोई पैरोडी करता ही नहीं था। मैं तो रोडीज भी नहीं देखा हुआ था खास लाइफ में। मैं तो डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा था, और ये अरुणाब को ये स्केच की स्क्रिप्ट आई थी जो बेसुपति सरकार ने लिखी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू कर ले रणविजय। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे फनी लगी। मैंने कहा हाँ, एक्टिंग का तो शौक था ही, वैसे वाले कॉन्फिडेंस नहीं था कि एक्टर बन जाएंगे, बट ये मुझे कूल सी चीज़ लगी।
तब तक वैसे मैं शंघाई में एक छोटा सा रोल कर चुका था। शंघाई में तो एडी भी थे आप? एडी भी था मैं, हाँ। शंघाई में आप एडी बनने के लिए आपको क्रिकेट खेलना पड़ा था, अरे मैच खेलना पड़ा था, लेकिन उस पर बाद में आएंगे। ओके। एक्टिंग में कैसे गए? इंजीनियरिंग की पढ़ाई वढ़ाई करके उसके बाद एक्टिंग में कैसे जाना हुआ? प्ले वे कर रहे थे दिल्ली में। एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना, मैं फिल्मों से फैसिनेटेड तो था बहुत ज़्यादा। फिर स्कूल में भी मैं स्किट विट करता रहता था और बड़े इश्यूज़ भी हुए हैं। मतलब इनफैक्ट मेरी एक ड्रामेटिक्स की टीचर थी क्लास 10th में, उन्होंने पापा को कन्विंस करने की कोशिश की थी और पापा नहीं माने थे। और मैंने इनफैक्ट वो प्ले पापा से छुपा के किया था और मैं पकड़ा भी गया था फिर, बिकॉज हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी और मैं उनको ऐसा बोल के गया था कि मेरी क्लासेस में हूँ मैं, और मैं बहुत लेट हो गया था उस रिकॉर्डिंग में। एंड माई फादर, मतलब वो थोड़े पैरानॉइड हो जाते थे और वो स्कूटर निकाल के ढूंढने निकल जाते थे। तो वो ट्यूशन सेंटर पहुंच गए थे और जो मैंने बोल रखा था वैसा कुछ था ही नहीं, तो मेरा झूठ पकड़ा गया था। तो फिर क्या हुआ झूठ पकड़ा जाने पे? मैं इस पे क्यूरियस हूँ थोड़ा सा। नहीं, वो एक्चुअली कभी भी जिन चीज़ों से मुझे डर लगता था ना, तब पापा ने कभी पिटाई नहीं करी। अच्छा। हाँ, तो मैं एम्बैरेस था, बट उन्होंने मुझे ऐसा कुछ खास नहीं याद कि उस पर मुझे कोई डांटा था, क्योंकि मैं खुद ही शायद बहुत एम्बैरेस था कि कैसा हुआ है। कि मैं, क्योंकि 10th में उनकी टीचर से भी बात हो गई थी। वो नहीं चाहते थे मैं प्ले करूँ, वो स्किट करूँ, और क्योंकि 9th में मेरे नंबर कम आए थे, बट मैंने किया वो स्किट। तो हाँ, बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये इस चीज़ का शौक बहुत था। 11th-12th में भी मैंने बहुत किया। मेरा स्कूल बदल दिया था उन्होंने 10th के बाद। एक्चुअली पापा ने मेरा स्कूल बदल दिया था क्योंकि उनको लगता था कि मेरे सब बदमाश दोस्त थे और संगत खराब है वाला। हाँ। तो स्कूल चेंज किया था उन्होंने, और उस स्कूल में भी मैंने स्किट्स वगैरह करे, प्लेस करे, और हाँ, तो वो उस तरफ इंटरेस्ट तो था। फिर कॉलेज में भी मैंने करे। कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब मैंने जॉब शुरू किया, जब जिसकी आप बोल रहे हो जी, वो मैंने अपना एक जॉब करते करते ग्रुप बनाया और मैंने बड़े हथकंडे मारे। मतलब मैं ये ऑर्कुट पे मैंने एक थिएटर, तब ऑर्कुट होता था। ऑर्कुट वो गूगल वालों का जो पता था नहीं ना? आप लोगों को पता है कि नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई है। काफी पुरानी बात है। तो ऑर्कुट के थ्रू एक थिएटर का कुछ ग्रुप बना था। स्क्रैप लिखते थे उस पे ऑर्कुट पे, मुझे याद आ रहा है। स्क्रैप लिखा जाता था ऑर्कुट पे। तो वहाँ कोई ग्रुप बना था, तो मैं सारी चीज़ें कर रहा था। जॉब के वीकेंड पे कुछ भी हो सके, मुझे जॉब बोरिंग लगती थी कि ये क्या है, हम मंडे टू फ्राइडे क्या हम करने जाते हैं, मतलब और क्या लाइफ भर यही करेंगे क्या अब? कि ये कैसा सेटलमेंट हुआ, ये क्या पढ़ाई तो हमने ऐश करने के लिए करी है ना लाइफ में। हाँ। कि अब ऐश करेंगे, पढ़ाई हो रही थी, बट ये क्या है, ये तो बहुत बोरिंग है। तो फिर मैं कुछ ना कुछ तरीका ढूंढता रहता था, बट आई थिंक दिल्ली में वो चीज़ मैं कर नहीं पा रहा था। मैंने खुद का प्ले भी कर लिया, तो मुझे लग रहा है फिर बॉम्बे जाने ही एक रह गया था तरीका। और बॉम्बे जाने की कहानी बड़ी रोचक है आपकी। आपको किसी ने बोला कि दोनों साथ में नहीं कर पाओगे, और जो अच्छी जॉब चल रही है वो जॉब ही करो, इसमें बड़ा स्पिन है लाइफ में, और आप अगले दिन चले गए थे। मैंने अगले ही दिन CV बना लिया था और अपलोड कर दिया। अच्छा, क्या हुआ था प्लीज बताइए, किसने कहा था? एक्चुअली जो ये पूरा टाइम मैं जो जॉब करते करते प्ले भी कर रहा था। कभी मैं जैसे मैंने बैरी जॉन के साथ भी वीकेंड पे उनके साथ कोर्स किया था। मैंने अभी किसी ने मुझसे अरविंद गौर की बात करी थी, मैं उनके भी थिएटर ग्रुप में गया था ज्वाइन करने, बट समहाउ हमारे टाइमिंग्स मैच नहीं कर रहे थे। मैंने एक रुद्रदीप चक्रवर्ती करके डायरेक्टर थे, उनके साथ भी प्ले करने की कोशिश करी थी। सिटी ऑफ जिन्स करके एक प्ले बना रहे थे, बट वो जॉब के साथ ना हमेशा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने अपनी जूनियर्स को पकड़ा जो कि 2007 में वो भी पास आउट हो रहे थे, जिनके साथ मैं कॉलेज में प्ले करता था। तो फिर हमने सोचा कि अब जब हमारा ऑफिस आवर्स खत्म होता है, जैसे मेरा इंडक्टिव्स में था गुड़गांव, तो मैं बहुत लेट फ्री होता था, तो उसके बाद रिहर्सल करा करेंगे, क्योंकि जब तक वो खत्म होता था टाइम ही नहीं बचता था कि मैं किसी और थिएटर ग्रुप में जाके करूं, तभी मैं नहीं कर पा रहा था। तो तभी ये रीज़न बना कि लेट्स मेक आवर ओन प्ले, और वो लोग भी बड़े एक्साइटेड थे क्योंकि मैं बहुत एंथू था। तो फिर हमने ये ग्रुप बनाया और हमने वो प्ले किया, और इसी दौरान मेरे घर में थोड़ा काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे। अच्छा। मैं हालांकि खुद रेडी नहीं था, डरता था। मैंने कहा जैसे कि मुझे अकेले रहने से डर लगता है, बट मैं पेरेंट्स से लड़ता रहता था कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे जाने दो, मुझे ये नहीं करना है। और ऑब्वियसली ये बात समझ में नहीं आएगी कि आप होता ही है वो
आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज में एटलीस्ट उस दौर में तो इंजीनियर्स डॉक्टर्स ही बनते हैं। हाँ। और उनको लगता था भी ये सेटल्ड जॉब में है और अच्छे ठीक ठाक पैसे कमा रहा है, तो ये उनको कभी ये आइडिया समझ में नहीं आता था। अच्छा। फिर एक टाइम पे पापा मान गए, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, बट जॉब लेके जाओ, अगर बॉम्बे तुम्हें जाना है तो जॉब लेके जाओ। तो अब उसके बाद का जो लड़ाई था वो मेरा खुद का ही था कि मुझे अब एफर्ट मारना है। और क्योंकि ये कंफर्टेबल स्पेस तो बन ही जाता है ना आपका, अपने घर में रह रहे हो आप, एक जॉब करते हो, पैसे भी कमाते हो। पैसे का उतना मेरे को अट्रैक्शन नहीं था उस वक्त, तो वो मुझे बोनस ही लगता था कि अरे समवन इज पेइंग मी विच इज सो कूल। तो फिर फिर वो मैं थोड़ा डिले कर रहा था चीज़ जो आप इंसिडेंट बता रहे हो, और खुद ही थोड़ा सा परेशान होता था कि आई एम नॉट एबल टू गो टू बॉम्बे, कि बिकॉज मैं खुद कुछ नहीं कर रहा हूँ। मतलब एकदम पक्का वाला एक्टिंग नहीं शुरू हो पा रही है, उसमें फंसे हुए थे। पापा ने तो अलाउ कर दिया, अब भी नहीं बन रहा है केस। तो भी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मतलब कैसे जाऊँ बॉम्बे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तब एक फ्रेंड के घर पे उन्होंने मुझे ऐसा बोला था, और उन्होंने मुझे ये बर्न योर बोट्स का एग्जाम्पल दिया था कि इफ़ यू वांट टू गिव योर 100%, तुम्हें अपने सारे ऑप्शंस जो हैं क्लोज करने पड़ेंगे, बंद करने पड़ेंगे। तो उन्होंने वो बर्न योर बोट्स का एग्जाम्पल दिया था कि एक ट्राइब होती थी, और वो जब पानी मतलब बॉडी ऑफ वाटर क्रॉस करके आती थी लड़ने के लिए, तो अपनी बोट्स जला देते थे कि अब लड़ना ही है। हाँ, मतलब या तो जीतेंगे या मरेंगे, और तभी फिर वो 100% देंगे लड़ाई में। तो उन्होंने ये बर्न योर बोट्स वाला जब सुनाया था मुझे, तो मैं एकदम चार्ज्ड अप हो गया था। और क्योंकि बहुत लेजी रहा हूँ नेचुरली ना, जो चाहता हूँ वो भी नहीं कर पाता हूँ। तो वैसा तो तब भी था कि बॉम्बे जाना तो है, एक्टर बनना तो है, बट उसके लिए एफर्ट मारना पड़ेगा ना। तो उन्होंने वो किया, फिर मैंने सीवी बनाया, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लग गई। मुझे अगले दिन ही सिटी बैंक और जेपी मॉर्गन चेज से कॉल आ गया था। जेपी मॉर्गन चेज के इंटरव्यू शुरू हो गए थे, फिर 1 महीना इंटरव्यू चले, 5 इंटरव्यूज हुए, 3 तो अमेरिका से हुए। मुझे याद है, मुझे एक्सेंट समझ में नहीं आता था, मैं दरवाज़ा बंद करके, मम्मा भी बाहर खड़ी होती थी कि इंटरव्यू चल रहा है, मैं बहुत फोकस। तो जब अपॉर्चुनिटीज़ बनने लग जाती है ना, तब मैं फिर 100% देने लग जाता हूँ अपना। फिर आई वॉज वेरी हैप्पी कि जब मेरा JPMC क्रैक हुआ था, कि मुझे बॉम्बे जाने का एक रीज़न मिल गया है। अच्छा। तो फिर बॉम्बे वो जॉब लेके आया था। और तो आपका सवाल यहीं तक का था। बस यहीं पे था कि बॉम्बे अब जॉब लेकर आए, फिर उसके आगे की कहानी। उसके आगे क्या हुआ, मैं यहाँ पे आ गया बॉम्बे, और मैंने ऑफिस के पास ही एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया। अच्छा, कितना भाड़ा था उसका? 11,000 भाड़ा था उसका। और मतलब एक कमरा था, बाथरूम था, किचन था, और मेरे ओनर ही जो थे वो राइटर हुआ करते थे। कोइंसिडेंटली फिल्म्स में राइटर थे वो। अच्छा। उनसे कोई मतलब ऐसा नहीं कि मेरा आगे करियर उनसे शुरू होगा, बट आने के 6ठे दिन बॉम्बे में मैं एक फिल्म के प्रीमियर पे था। अच्छा, कौन सी फिल्म थी? वो फिल्म थी, शिट मैं नाम भूल गया, लेकिन उसमें मिथुन के बेटे थे, जिमी। किसी को पता है मिथुन के? नहीं, जिमी नाम था, बेटे का नाम था मिमो चक्रवर्ती की फिल्म थी। पिक्चर का नाम जिमी था शायद, या मिमो का भी दूसरा नाम जिमी है। नहीं देखी हुई किसी ने। तो फिल्म का नाम जिमी था, और मैं उसके प्रीमियर मेरे पे ख्याल था। से इस न्यूज़रूम में केवल आप हैं जिन्होंने वो फिल्म देखी है। अरे मेरे ओनर उसके राइटर थे, जो घर के ओनर, तो उनको लगा अरे ये पढ़ा लिखा कुछ एजुकेटेड आदमी है, इसको भी बुलाते हैं। मेरे को बुलाया, और मैं बड़ा फैसिनेटेड, अभी आया हूँ बॉम्बे और मुझे सब फैसिनेट कर रहा है। मुझे बॉम्बे की अब बोरीवली, कांदीवली, आपने इतनी फिल्में देखी हैं, सुना सब हुआ है ना अपने लाइफ में। और प्रीमियर पे हूँ, प्रीमियर पे मुझे माधुरी दीक्षित दिख गई, मुझे गोविंदा दिख गए, और मैं बड़ा खुश हो रहा था, मतलब मैं एक्साइटेड सा ही रहता था। फिर मेरा काम कैसे शुरू हुआ कि मेरे ऑफिस में ही एक मेरे कलीग थे, तो कभी उनसे बात हो रही होगी तो उन्होंने बताया कि नहीं, उनसे पूरी बात नहीं हुई, उन्होंने वैसे ही बताया कि उनका फ्लैटमेट जो है, ही इज एन एक्टर। उनका फ्लैटमेट आपके कलीग का? मेरे को नाम है, उनका नाम है अनुभव नारंग, जो मेरे कलीग थे, वो मेरे सीनियर पोजीशन पे थे। मैं जेपी मॉर्गन चेज में आया था बिजनेस इंजीनियरिंग का हेड बन के। आई वॉज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। क्या करते थे उसमें, मतलब काम क्या होता था आपका? नहीं, मैंने इंडक्टिव्स में जहाँ मैं जॉब कर रहा था, मैंने वहाँ 2 प्रोजेक्ट्स करे थे, और जो उन दोनों प्रोजेक्ट्स का एमैल्गमेशन ये बना था। जैसे इंडक्टिव्स में मेरा काम क्या होता था, मैं डेटा एनालिस्ट था, जो अब मेरे ख्याल से डेटा साइंस बहुत ग्रो कर रहा है, लोग इस फील्ड में बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो जैसे मैं आपको, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लोगों को देता था कि
जैसे जैसे कि क्रेडिट कार्ड की कंपनीज होती हैं, तो वो ये कैसे डिसाइड करती हैं कि एक आदमी को क्रेडिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसके लिए ना मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स मीन्स इक्वेशंस, जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं। एक हर आदमी का जो पूरा चिट्ठा है उसके हिसाब से कि उस मतलब सबसे बड़े वेरिएबल्स ऑब्वियसली यही है कि उसके बैंक में पैसा कितना है। सबसे बड़ा वेरिएबल यही होगा जिसपे ये डिसाइड होता है कि उसको कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। डेटा एनालिसिस आज की हर फील्ड में भी है। जैसे मैं जब जॉब करते हुए इंग्लैंड गया था 3 महीने के लिए, तो हमारा जो क्या बोलूँ क्लाइंट बोलूँ मैं, ब्रिटिश गैस था। अब उनका प्रॉब्लम क्या था कि उनके पिछले कुछ महीनों में ना कुछ मिलियंस ऑफ कस्टमर्स एट्राइट कर गए थे, छोड़ गए थे। अच्छा। तो वो फिगर आउट करना चाहते थे ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम एज कंसल्टेंट्स, हम 4 लोग इंडिया से वहाँ गए थे उनके पूरे बिजनेस को स्टडी करने कि क्या गड़बड़ हो रही है, जिससे इन पहली विदेश यात्रा थी। पहली विदेश यात्रा थी, मतलब बाहर से आने के वहाँ बाद, से आने के बाद, नाइजीरिया से आने के बाद ये पहली, मतलब बड़े होके होशोवास में पहली विदेश यात्रा थी। तभी लंदन से मुझे आज भी बहुत प्यार है। अच्छा। बिकॉज आई लिव देयर फॉर 3 months जब मैं इंडक्टिव्स में था। तो इसी से रिलेटेड फिर अब जो मैं डेटा एनालिसिस बाहर के लिए करता था, जेपी मॉर्गन चेज में यही काम मुझे इंटरनली करना था। और मैं एक काइंड ऑफ एक एक्सपेरिमेंट था, बिकॉज उन्होंने मेरी वजह से, मेरे प्रोफाइल की वजह से ये एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया था। तो और हाँ मतलब बट इवेंचुअली जो भी मैंने इंटरव्यू में बोला वो वैसा मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा इरादा यहाँ आने का कुछ और ही था। हाँ, आप तो मतलब एक बाईपास देख रहे थे कि ठीक है मुंबई जाने का बहाना मिल जाए। बट इंटरव्यूज मैंने बड़े अर्नेस्टली क्रैक करे थे। वहाँ पे मैंने ये सब बोला था कि यू नो कि टीम और ये वो व्हाटएवर जो पता नहीं इंटरव्यूज में आप बोलते हैं। तो अच्छा, मैं बता रहा था कि वो जो अनुभव नारंग मेरे कलीग थे जी, उनके उन्होंने भाई कहा उनके फ्लैटमेट एक्टर हैं। तो उनसे मैं मिला। वो पता है कौन थे वो? लक्ष्य देखिए आप लोगों ने, लक्ष्य में एक एक्टर है ना जो प्रीति जिंटा को सेकंड हाफ में डांटते हैं कि तो क्या ये उठा के दे दे उनको। मतलब उनके एक फ्रेंड की डेथ हो गई है और प्रीति जिंटा कैफेटेरिया में बैठ के बात कर रही है कि अमन और पीस क्यों नहीं है। हाँ। और एक और हाँ वो डांट देते हैं, और वो ऋतिक के ही काइंड ऑफ फ्रेंड रहे। तो दैट गाय वाज अनुभव नारंग्स फ्लैटमेट, जो प्रीति जिंटा को डांट देता है। तो उनसे मैंने बात करी और उन्होंने मैं ऐसी नाटक कर रहा था। मतलब मैंने उनको बोला कि मेरे फ्रेंड है, अगर उसको फिल्मों में एडी बनना हो तो वो कैसे, ऐसे रैंडम बातें कर रहा था मैं। तो उन्होंने कहा नहीं तेरा फ्रेंड नहीं है, वो तू ही है। तो उन्होंने पकड़ ही लिया मुझे। मैं एक्टर बनने के तो ना मेरे में कॉन्फिडेंस था, मैं ऐसा कुछ सोच के आया था कि पकड़ लिया कि इतना ये दोस्त यही है कि इसको खुद करना है। तो उन्होंने कहा कि देख भाई फिल्मों में नहीं बनते ऐसे एडी, या तो तू कोई कोर्स कर या तो टीवी से स्टार्ट कर, फिल्मों में एडी नहीं बनते। मैं फिर भी लगा हुआ था, मैंने कहा लेट मी ट्राई, नो नहीं हुए तो फिर यही करेंगे। तो उन्होंने मुझे 10-11 नंबर दिए थे प्रोडक्शन हाउसेस के, एड्रेस नहीं दिए थे, नंबर दिए थे। तो उस नंबरों पे मैंने कॉल करके वो एड्रेसेस फिर निकाले थे। और यू नो एरिया वाइज के खार में ये ऑफिसेस हैं। उन्होंने मुझे एरिया में जाएंगे इतना निपटा के आ जाएंगे, इस एरिया में जाएंगे। उन्होंने मुझे एक और चीज़ कही थी कि ऐसे मत जाना मुंह उठा के, हाँ बिकॉज बहुत लोग आते होंगे, अपना सीवी बनाना, यू शुड हैव अ रिज्यूमे। लाइक आई हैड नो आइडिया ना कि अभी कुछ बॉम्बे में आप किसी को जानते ही नहीं हो और फिल्मों में कैसे घुसोगे। तो वो सीवी मैंने फिर एक दिन छुट्टी ली थी, सीवी बनाया था और नेक्स्ट डे भी क्या लिखा था सीवी में? सीवी में मैंने सिर्फ 5 चीज़ें लिखी थी। मैंने अपना दिल्ली का कोई भी थिएटर उसमें नहीं शेयर किया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी एजुकेशन बेचूंगा, यू नो मैं ये दिखाऊंगा कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ। मतलब मुझे समहाउ ऐसा इंट्यूशन था कि एक्टिंग या थिएटर तो बहुत लोग शायद सेल करते होंगे ना। हाँ, आपको मतलब लगे ये कि डिफरेंट मेरे को स्किल सेट बाकियों से करें। कैसे कोई मेरे को मिलके क्यों लेगा। और मेरे को तब ऐसा कॉन्फिडेंस था, इफ आई मीट सम डायरेक्टर नो एनी लाइक डायरेक्टर, तो मैं उसको कन्विंस कर सकता हूँ कि यू शुड हायर मी अनश, मतलब यू विल बी हैप्पी इफ यू हैव मी एज योर एडी। तो हाँ वो रिज्यूमे बनाया, उसमें मैंने एजुकेशन लिखी थी अपनी, अपना जॉब एक्सपीरियंस लिखा था, लाइक ये जेपी मॉर्गन चेज और ये नो इंजीनियरिंग का जो कॉलेज, ये सब लिखा था, एज लिखी थी, नाम लिखा था, नंबर लिखा था जस्ट। और वो जाके मुझे याद है पहला दिन मेरा, मैंने खार इलाके के जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं वो कवर किए थे। फिर नेक्स्ट डे मैं विशेष फिल्म्स गया था, महेश भट्ट के ऑफिस, और वहाँ समहाउ बात बन गई। तो अच्छा, वहाँ पे बात बनी? वहाँ पे भी एक्चुअली भगा ही रहे थे। हाँ।
कि भाई क्या अभी मतलब ऐसे भगा देते हैं वहाँ पे, ऐसे नहीं, क्या क्या होता है? था 2008 की बात है ये, 2008 जुलाई की बात है, मुझे तारीखें भी याद है वैसे। तो और जैसे कि वो रिसेप्शन होता है ना, तो वहाँ पे ऑफिस में घुसे, सामने रिसेप्शन है। हाँ, और बड़ा ओल्ड स्कूल सा, बड़ा ही और बड़ा शैबी सी बिल्डिंग थी ये वो। अच्छा। तो मेरे को ऐसा देख के कुछ बड़ा ग्लैमराइज सा ऑफिस नहीं था कुछ, और बहुत तो मैंने उनको बोला मुझे आई वांट टू मीट समवन फ्रॉम द डायरेक्शन डिपार्टमेंट। तो उन्होंने कहा कोई नहीं है अभी, सब शूट पे गए हैं, जाओ। तो मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा बट कोई भी अगर है तो एनीवन फ्रॉम डायरेक्शन डिपार्टमेंट। तो उन्होंने कहा अच्छा अंदर ये बैठे हैं इनसे। तो बाय चांस वहाँ अंदर डायरेक्टर्स बैठे हुए थे जो बट उस कैम्प में एक फिल्म बनाने वाले थे। किसी का नाम याद है, कौन कौन बैठा था? हाँ ऑफ कोर्स सब याद है। कौन कौन? रक्षा मिस्त्री, हसैन हैदराबाद वाला। बातों में पता लगा उन्होंने किलर और ट्रेन करके फिल्में बनाई हुई थी इमरान हाशमी की, और मैं जो समझता था जैसे बहुत नॉलेज है, समहाउ मैं उन्हें नहीं पहचानता था। मुझे ऐसा लगता था, मतलब पता नहीं, विशेष फिल्म में मुझे यही मुकेश भट्ट और महेश भट्ट ही ध्यान थे, बट मुझे वो नहीं पहचानता था। लेकिन बातें हुई तो उन्होंने मुझे उनको मैंने सीवी दिखाया, उन्होंने भी मुझसे ये सब बातें करी, मेरी कि क्यों आना चाह रहे हो हाँ, मतलब पढ़ाई की बातें करी, और कि भाई इस फील्ड में क्यों आ रहे हो। बट समहाउ उन्होंने फिर कहा कि आप आइए यहाँ, देखिए पहले, आपको सही लगता है तो। जैसे वो हसनैन सर थे, वो तो चाहते नहीं थे मैं जॉब छोड़ूं। अच्छा। हाँ, वो खुद एज ए डायरेक्टर भी मुझे डिस्करेज कर रहे थे कि बेटा बहुत गंदी फील्ड है ये। वो ऐसा कह रहे थे कि क्यों छोड़ रहे हो, तो पूछा उन्होंने मुझे कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें, और वो सब क्यों छोड़ रहे हो, और यहाँ क्यों आ रहे हो। बट मैंने उनको बोला मेरा मन है, और बस। तो उन्होंने कहा कि कल से मत जॉब छोड़ो, थोड़े दिन आओ देखो। मैं तो वैसे शॉर्ट था, बट मैंने स्टिल 10 दिन गया मैं विशेष फिल्म्स के ऑफिस, और फिर मैंने रेजिग्नेशन दे दिया जेपी मॉर्गन चेज में। फिर दिवाकर? फिर दिवाकर को खेलने के लिए अच्छी खासी फील्डिंग बिछाई आपने, मतलब। यार सिद्धांत भाई, कुछ ऐसा कोई तरीका तो मेरे को पता नहीं था। अच्छा। मैं कि कैसे कौन सी चीज क्रैक करनी है, और मैं दिवाकर के ऑफिस के बड़े चक्कर काट चुका था। और फिर क्या दिवाकर कौन सा काम देख चुके थे तब तक आप? मैं खोसला का घोंसला देख के ही मुझे ऐसा लगा था कि मैं फिल्में बना सकता हूँ। अच्छा। मुझे कभी कभी खुशी कभी गम देख के थोड़ी लगा लाइफ में कि मैं फिल्म मेकर बन सकता हूँ। हाँ, वो काफी मतलब घोसला एलएसडी टाइप की फिल्में आपको लगता है कि बना सकता है? एलएसडी पे तो मैं एडी रहा बाद में। हाँ, LSD में तो एडी घोंसला रहा। का घोंसला मुझे लगता था यार ये तो अपने ही घर की कहानी है, पापा हमारे खोसला साहब ही तो हैं, और बड़ा बेसिक चीजों पे उन्होंने फिल्म बना दी थी। और वो इतनी एंगेजिंग, इतनी फनी फिल्म थी, और मुझे लगता था मैं भी कुछ उसी किस्म का सोचता था। कॉलेज में तो आप थोड़ा सा फॉरेन सिनेमा को भी एक्सपोज हो रहे होते थे, तो वहां तो आपने इस किस्म की कहानियां देखी हैं कि एक आदमी बाहर ब्रेड लेने गया और ब्रेड लेके घर आया। इस पे भी वो एंगेजिंग स्टोरी बना देते हैं, जिस तरीके से वो होल्ड। तो आप जैसे मैं एक्सपोज हो रहा था नई किस्म की कहानियों को, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितनी किस्म की स्टोरीज बताई जा सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि एक लव स्टोरीज ही होंगी और गाने ही होंगे और हीरोइज्म ही होगा, तब ऐसा मुझे लगता था। तो दिवाकर बैनर्जी का मैं बहुत बड़ा फैन था। अच्छा। और जश्न जो मेरी महेश भट्ट के साथ फिल्म थी, उसके शूट के बीच ओए लकी लकी रिलीज हुई थी 2008 में। और तब ये टाइम था, मतलब जब ताज का अटैक हुआ था 26 नवंबर, 28 नवंबर को पिक्चर आई थी वो। और हमारा शूट जो है वो मतलब जल्दी ख़त्म हो गया था, और मैं मूवी हॉल पे पिक्चर देखने गया था। हॉल में सिर्फ 5 लोग थे, क्योंकि तब पूरा बॉम्बे काइंड ऑफ कर्फ्यू था, कर्फ्यू टाइप ही चल रहा था। तो हाँ, और ओए लकी लकी भी मुझे बहुत पसंद आई थी। तो जब मैं विशेष फिल्म से काम कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि यार मुझे कुछ और कहानियों पे काम करना है, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं ऐसे नहीं काम करूंगा। अच्छा। क्योंकि मैं डायरेक्टर बनना चाहता था बहुत ज़्यादा। तो हाँ, तभी मैंने फिर दिवाकर बैनर्जी के और उधर एक मैंने कोई कॉन्टैक्ट निकाला, मतलब इसी फिल्म से, जो मैं पहली फिल्म कर रहा था, यहाँ मुझे कोई मिला जो दिवाकर के साथ काम कर चुका था। और फिर मैं उनके ऑफिस गया, वहाँ पे वो ऐड बना रहे थे। उस ऐड में उन्होंने मुझे नहीं रखा। इनफैक्ट बड़ी सारी चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ तो कनेक्टेड है। मैं मिलने उनसे गया था उनको असिस्ट करने के लिए। उनको चाहिए था चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं था। बट मेरी कुछ ना जैसा लुक था मेरा, घुंघराले बाल थे बड़े, यहाँ गोटी होती थी। जब मैं निकल रहा था मीटिंग से, तो उनका एक असिस्टेंट आया और उसने मुझे कैमरे पे रिकॉर्ड किया। और दिवाकर के साथ मैं मिलने एडी के लिए गया था। 5 दिन बाद मुझे कॉल आया कि उनकी ऐड में मुझे एक्टिंग करनी है। अच्छा। तो मेरे को ऐसा लगा कि आई विल गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद हिम।
और मुझे उन्होंने पैसे बोले थे 3,000 रुपये 3 दिन के ऐड के। अभी मेरा ऐड का प्राइस कुछ और है, तो तो 1,000 पर डे पे अभी मैं सोच रहा हूँ अरे यार ये क्या एक्सप्लॉयटेशन है। तो बट मैं तो मुझे लग रहा था अरे पैसे भी मिलेंगे, तो वेरी गुड। तो हाँ, मैंने कोक का ऐड दिया था, आप यूट्यूब पे ढूंढोगे तो कोक के साथ दोस्त फ्री करके एक गौतम गंभीर का ऐड था, तो उसमें वो मेरा पहला ऐड है और मैं डीबी को असिस्ट करने के लिए गया था। फिर वो ऐड हो गया, मैं अब ऑफिस में जान गया, उस एडी को जान गया जिसने मेरा ऑडिशन लिया था। 3 दिन मैं उसी के साथ टाइम स्पेंड किया था। तो उस एडी को मैं ये बहुत जाहिर करता था यार कि मेरे को दिवाकर बैनर्जी को असिस्ट करना है, यू नो। तो और बड़ा प्यारा सा लड़का था, अंकित कोठारी नाम है उसका, गुजराती, वो भी फिल्म मेकर है। तो उसने फिर उसकी वजह से बाद में उसने कहा कि तेरे को ये चीफ एडी विल टेक द कॉल, दिवाकर विल नॉट टेक द कॉल। दिवाकर तो चीफ एडी डिसाइड करता है, चीफ एडी अपनी टीम बनाता है। तो जब क्रिकेट का एग्जाम्पल दे रहे हैं तो अंकित की वजह से वो जो लड़का जो एडी दोस्त बना था वो क्रिकेट खेलने जाते थे, और क्रिकेट भक्त हम सभी हैं। तो मैंने कहा मैं भी क्रिकेट खेलने आता हूँ, क्रिकेट का तो शौक है ही, बट वैसे ही ना मेरा कोई सर्कल वर्कल था नहीं। मतलब बॉम्बे में अभी भी 6-8 महीने हो गए, बट आई डिडंट हैव अ सर्कल और फ्रेंड्स। तो मेरे को वैसे भी एक्साइटमेंट थी कि मैं दिवाकर की डायरेक्शन टीम के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो अच्छा ही है। और तो तब फिर हाँ मुझे याद है, और मुझे थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगते थे वो चीफ एडी। तो जो आप बात कर रहे हैं वो आपने कहीं शायद किसी ने बताया है या आपने देखा है कि हाँ, तो मेरे को फिर उनकी बॉल पे शॉट मारने से थोड़ा डर लगता था। अच्छा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था अच्छा, कि आपने पहले क्रिकेट खेले गए, वो बॉलिंग कर रहे हैं तो शॉट नहीं मारना है, इस तरह का लग रहा है मन में? मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव थे फील्ड पे। अच्छा, जैसे हमने मैचेस में देखा है ना, बॉलर बॉल करता है और स्लेजिंग करता है। अब रियल लाइफ में जब हम खेलते थे ऐसा नहीं करते थे, वो सिर्फ हमने टीवी पे देखा था कि अरे बॉलर गाली दे रहा है। बट जनरली बॉल करने के बाद मैं बैट्समैन को वहां खड़े होकर गाली कभी भी नहीं दी है लाइफ में। ना एज अ बैट्समैन मैंने गाली खाई है कि कोई बॉलिंग करके गया और वो मुझे गाली दे रहा है, वो क्योंकि लड़ाई हो जाएंगी फिर अगर आप ऐसे। ये सिर्फ आप मैचेस में देखता था मैं। तो वो जो मेरा चीफ एडी था वो एक्चुअली ऐसे कर रहा था। मैंने कहा इसी एक्टिंग और इसी मतलब, जैसे मैंने कोई शॉट खेला तो वो मेरे को एक लुक जैसे बॉल किया और फिर ऐसे लंबा, आप बता दीजिए, मतलब बीप कर लेंगे। स्टेयर देख के जाते हैं ना, जैसे बॉल किया हाँ, और फिर मैं यहाँ आया और फिर मैं यूं देख के दिस, ये क्या है, ये आपने कभी अनुभव ही नहीं किया ये। तो वो वैसा हो रहा था उस मैच में। तो फिर मेरे को लग रहा था कि यार मतलब ये क्या है। तो मैंने यही बोला था उस इंटरव्यू में, मैं थोड़ा कॉशियस था कि मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इनको नाराज नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता था काश मैं इन्हीं की टीम में हूं, बिकॉज इफ आई एम इन हिज टीम देन आई एम सेफ, नो देन आई विल प्ले टू माई पोटेंशियल। मैं मतलब जो मुझे दिल से बॉलिंग करनी है और फिर हाँ वो मैं ऐसा 1-2 बार हुआ भी था। फिर मुझे उन्होंने तारीफ भी करी थी जब मैंने कोई अच्छी कैच ली थी या कुछ ऐसा था। बट हाँ फाइनली, लेकिन जब उन्होंने नेक्स्ट फिल्म की जो सिलेक्शन किया था उसमें मेरा नहीं हुआ था। मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मैं उनसे भी मिला था, मैं दिवाकर की प्रोड्यूसर से भी मिला था। तो उसके बाद मैच खेलना जारी रखे कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है मैचेस कुछ दिन ही चले थे। अच्छा। कुछ दिन ही चले थे। फिर हाँ उसके बाद भी आई थिंक मैच खेलने जाता हूँ मैं। मैच खेलना नहीं रुका था उस पर भी। और फिर चांस की बात है, आई थिंक हाँ मैच चांस की बात है। फिर उनको मैच, हाँ इनफैक्ट मैच के टाइम ही तो उन्होंने मुझे बोला था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था बट मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था उनके साथ, और मुझे ग्राउंड पे ही उन्होंने बोला था कि तेरा मान्य करने का। मैंने कहा हाँ। उनका ठीक है आजा कल से। तो ऐसे ही हुआ था वो कुछ। LSD ऐसी मिली थी, जबकि मैं महेश भट्ट के साथ सेकंड एडी का काम करके आया था, बट LSD में मैंने एज ए ट्रेनी ज्वाइन किया था। अच्छा। मुझे जश्न पे पहली फिल्म पे मिले थे कुछ 75,000 टोटल फिल्म के 42 डेज के, और LSD में मैं पर मंथ 5,000 पे काम कर रहा था, जो कि बहुत कम पैसे। तो बट वो पिक्चर अपेरेंटली बहुत कम बजट में बनी थी, लेकिन हाँ ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है यार। और इनफैक्ट मुझे नुकसान हो गया था। LSD पे एक बड़ा अजीब सा कांड हुआ था। मैं साउथ बॉम्बे में वन ऑफ द प्रोडक्शन असिस्टेंट के साथ लोकेशंस हंट करता रहता था, हर किस्म की चीज़ करता रहता था एक्चुअली, कास्टिंग में हेल्प करता रहता था। और तब एक बार मैं साउथ बॉम्बे में था, और मेरे जब लोकेशंस आप हंट करते हो ना, फिर लुकिंग फॉर प्लेसेस, जैसे LSD में वो जनरल स्टोर है, किसी को LSD याद है? हाँ मुझे याद है। तो उसमें राजकुमार राव की जो कहानी है उसके लिए ग्रोसरी शॉप चाहिए, ग्रोसरी स्टोर। तो मैं बॉम्बे के दुनिया सारे ग्रोसरी स्टोर्स में गया हूँ, मैंने फोटोज खींची हुई हैं।
बिकॉज दिवाकर फोटोज पे ही सिलेक्ट करता था। जैसे वो फर्स्ट स्टोरी भी जो थी उसमें मैं अंशुमन झा की, उसमें पूरा बॉम्बे थाने तक और मुलुंड तक सारी जो लेक्स भी है ना बॉम्बे में जितनी, क्योंकि हमें कोई लेक बॉडी चाहिए थी, इवेंचुअली हमने फिल्म सिटी में ही शूट किया था वो, पता नहीं क्यों। तो मैं बोल क्या रहा था? आप बता रहे थे लोकेशन हंटिंग, दुकान हाँ, की मैं फोटो। बता रहा था कांड क्या हुआ था। साउथ बॉम्बे में था मैं, और मेरा जो बैग था रेड कलर का बैग होता था, मैं टैक्सी से उतरा और मेरा बैग टैक्सी में रह गया, और उसमें मेरे चीफ एडी का 20,000 का कैमरा था जो मुझे लौटाने पड़े। तो मैं तो ये सोचता था कि एलएसडी में तो मुझे प्रोड्यूसर का क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे तो पैसे लग गए उसमें, जितने मिले नहीं उससे ज्यादा। तो हाँ एलएसडी का बजट भी बहुत कम था। हाँ, तो जो कैमरा था वो चीफ एडी का कैमरा था। सो हाँ, दैट हैपेंड एंड आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज तब तक पैसे खत्म हो चुके थे लाइफ में, जो थोड़े बहुत भी जोड़े थे। तो हाँ, ऐसे ही मतलब दिवाकर के साथ वैसे फिर शुरुआत हुई थी। टीवीएफ में आप आते हैं, टीवीएफ में आने की कहानी पे आएंगे, लेकिन बीच में आप बहुत सारे छोटे और अलग किस्म के रोल करते रहते हैं। टीवीएफ में आने के बाद ही आपने एक रोल किया बोस डेड और अलाइव में। टीवीएफ में आने के बाद वो मतलब वो टाइम स्लॉट बीत चुका था। हाँ, पिक्चर्स हो चुका था उसके बाद। पिक्चर्स हो चुका था, उसके बाद एक रोल है जो मुझे बताया गया कि आपको बहुत पसंद है, अपना रोल बोस का। बोस में जो आपका गिरधारी लाल का रोल। बोस में मुझे नहीं, दरबारी लाल का, सॉरी। बोस में मुझे मजा बहुत आया था, मतलब शूट के दौरान मुझे मजा बहुत आया था। रोल तो उतना ही अच्छा होता है जितना अच्छा शो होता है। आई थिंक अगर शो पसंद आता है तो फिर लोगों को रोल भी पसंद आता है ज़्यादातर। तो हाँ, मुझे तो दरबारी लाल भी बहुत पसंद था, करने में मज़ा आया था। मैं बता रहा था नहीं, मुझे थिंकिस्तान का अमित श्रीवास्तव बहुत पसंद था। मतलब ये वो रोल्स हैं जिनमें मतलब जितनी इज्जत पिक्चर्स को या एस्पिरेंट्स को मिली है उतनी ने मुझे सुलेमानी कीड़ा जो मेरा डेब्यू है, जिससे मैं मयंक के साथ जो बनाई आप लोगों ने। हाँ, मेरे को उसका रोल भी अच्छा लगता है अपना। मतलब वो क्योंकि शुरुआत उससे हुई है तो एक अटैचमेंट है, बट लोगों ने वो पिक्चर देखी नहीं। मजेदार मूवी। हाँ, देखी है आपने? चलो, बड़े अच्छे इंसान हैं, बहुत कम लोगों ने देखी है वो पिक्चर। आपने शंघाई में भी बतौर एडी काम किया, उसके बाद टीवीएफ से कैसे जुड़े, कहानी क्या है? टीवीएफ की कहानी आपको, वैसे आप एंगेज हो, मैं इतनी बड़ी बड़ी कहानियां सुना रहा हूँ मैं एकदम। आप लोग हाँ, शो। हाँ, टीवीएफ से मैं कैसे जुड़ा? अब ये तभी की बात है, मैं फर्स्ट फिल्म ख़त्म कर चुका था अपनी विशेष फिल्म्स के साथ, और मैं कोशिश कर रहा था कि बाहर जिन डायरेक्टर्स को मैं एडमायर करता हूँ उनके साथ मैं काम करूँ, जैसे जिनमें से एक दिवाकर बैनर्जी थे और मैं सबके यहाँ ट्राई कर रहा था। संजय लीला भंसाली के ऑफिस भी गया था उस दौरान। उनके एक असिस्टेंट है विभूपुरी, वो फिल्म बना रहे थे, उनको भी मैं एक पॉइंट पे असिस्ट करने वाला था एक फिल्म में जिन्होंने बाद में हवाई ज़्यादा बनाई थी आयुष्मान खुराना के साथ। तो उस दौरान मैंने अखबार में एक इंटरव्यू पढ़ा था एक IITian का, जो आई थिंक प्रीतिश नंदी के साथ फिल्म बनाने वाले थे एज ए डायरेक्टर। तो मुझे लग रहा था कि यार ये आदमी भी मेरी तरह है, ये इंजीनियरिंग करके आया है और अब ये डायरेक्टर बन रहा है, तो मतलब मैं भी वही होना चाहता था। तो मैंने कहा इसकी जो सोच है या जो काइंड ऑफ फिल्म्स ही वुड वांट टू मेक, वो हो सकता है हमारी सोच सिमिलर हो। तो मैं क्योंकि IIT का था तो कॉमन फ्रेंड्स बड़े सारे थे, मैं भी सिमिलर बैकग्राउंड से था, तो मैंने उनका कांटेक्ट निकाला। तो उनसे मैं मिला था 2009 फरवरी में, अरुणाब कुमार से, और मैं उनको असिस्ट करने के लिए मिला था कि वो फिल्म बना रहे हैं और मैं उनको असिस्ट करूं। बट वो फिल्म उनकी कभी बनी नहीं, वो उन्होंने भी अपने धक्के खाए होंगे, पिक्चर रुक गई किस वजह से मुझे नहीं पता। बहुत सारी पिक्चरें रुकती हैं इस तरह से। हाँ, तो वो फिल्म कभी बनी नहीं। और फिर मैं उसी साल दिवाकर के साथ लग गया था, LSD भी उसी साल हुई थी। तो फिर अरुणाब से एक जान पहचान हो गई थी, और अरुणाब भी जिस किस्म के हैं वो अपने किस्म के लोगों को ना ढूंढते रहते हैं। मतलब उस दौर में भी ऐसे थे, आज भी वैसे ही हैं कि ये भी थोड़ा सिमिलर बैकग्राउंड से आया है। अच्छा, इंजीनियरिंग वालों को ज़्यादा चांस मिल जाता है क्या? ऐसा है क्या टीवीएफ में? नहीं, टीवीएफ तो तब बना ही नहीं था। मैं यहाँ पे मतलब वो भी छोड़ रहा हूँ, मतलब जो लोग नहीं, अब तो ऐसा लोगों के लिए क्यों भी छोड़ दे रहा हूँ। नहीं, वो मैं बता देता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में नहीं ऐसा तो नहीं था, वो तो कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ ना कि जो लोग जिन्होंने शुरुआत करी थी वो सब दोस्त ही थे। आई थिंक जो विश्वपति सरकार, अमित गोलानी, ये सब अरुणाब कुमार के जूनियर्स थे, और मैं अरुणाब से उस समय से जुड़ गया था। फिर मैंने दिवाकर को असिस्ट किया, फिर मैं शंघाई में एक रोल किया, फिर LSD में मेरे दोस्त बन गए थे अमित मासूरकर,
तो मैंने अमित और अरुणाब को मिलवाया था, तो मैं अरुणाब अमित साथ में बहुत चिल करते थे, सभी धक्के खा रहे थे लाइफ में उस वक्त। फिर अरुणाब, ये अमित सुलेमानी कीड़ा बनाने वाले थे 2011 में, जब मैंने शंघाई में एक्टिंग करी थी। तो ये अरुणाब को पता था मैं सुलेमानी में एक्टिंग कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर राउडीज दिया कि भाई तुम एक्टर हो ही तो ये भी करो। और राउडीज की वही कहानी जो स्क्रिप्ट आपने बहन को दिखाई अपने। हाँ, राउडीज तो फिर बना, सुलेमानी उसके बाद शूट हुई। तो ऐसा नहीं है कि वो टीवीएफ कुछ इंजीनियर्स के साथ ही बना रहे थे, वो उनके जूनियर्स ही थे जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी। जैसे मैंने दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ प्ले बनाया था ना, सिद्धांत, तो वो भी शायद जिनको जानते हैं, जिन पे ट्रस्ट करते हैं। और ग्रेजुअली मुझे ये समझ में भी आया कि ये जो नेपोटिज्म की बातें होती है ना, एक्चुअली इस फील्ड में, उसका मतलब क्या एक्चुअली, ये देखो ये फील्ड ना बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वाला फील्ड है। आपने एक फिल्म शुरू की, अब वो कुछ इस अमाउंट का शो है, आपको अगर ये पता होना चाहिए कि ये लड़का 60 दिन तक रुकेगा। 20 दिन का शूट करके लड़का ही गायब हो गया अगर, तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, कोई पूरी मेहनत बर्बाद उतने दिन की, आप अटक जाओगे ना फिर। तो इसलिए लोग कोशिश, और ऊपर से प्रोसेस भी ऐसा है कि बड़ा इमोशनल प्रोसेस भी है, चाहे आप एक्टिंग कर रहे हो, डायरेक्शन कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तो उन लोगों के साथ लोग काम करना पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हो, जिन पे भरोसा ज़्यादा हो, या जिनके साथ मज़ा ज़्यादा आए, जिसको अब जैसे हम नेपोटिज्म की बातें करते हैं या फेवरेटिज्म की बातें करते हैं, वो एक्चुअली होता वो यही है। मुझे भी अगर मौका मिले तो मैं शायद, ऑफ कोर्स मेरे बड़े सपने हैं मैं अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करूं, लेकिन एक कंफर्ट स्पेस तो होता ही है। जिसने एस्पिरेंट्स बनाया है अपूर्व सिंह कार्की, मुझे बड़ा मजा आया उस शो में। अपूर्व सिंह कार्की का एक्टिंग का भी मैं फैन हूं यार। अब अगर वो मेरे पास आता है कोई भी स्क्रिप्ट लेके, मुझे लगता है मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्क्रिप्ट, और मैं कर भी रहा हूँ एक्चुअली उसके साथ एक काम है, एक फिल्म कर रहा हूँ। कब आएगी? वो पता नहीं, अभी तो शूट ही नहीं हुई। अभी शूट शुरू हो रहा है? अभी तो एक शो होगा पहले। हाँ, लोग बहुत सारा पूछ रहे हैं हमसे, मतलब ये बात हो सकता है मैं बातचीत के बाद में लाता, लेकिन अभी ला रहा हूँ। क्या एस्पिरेंट्स का अगला सीजन कब आ रहा है? अगले साल। यार वैसे एक्चुअली मुझे बताना नहीं चाहिए। मैं सीजन 2 बोल देता हूँ और फिर वो आता नहीं है। जो मैंने सुना है, मैंने ये सुना है कि अगले साल हम शूट करेंगे। अच्छा, ये मैंने ऐसा सुना है। अब यार वो ना, मैं 2017 में इंस्टा पे पोस्ट डाल दिया था यार, नवीन बंसल का ना मोकाट का, वो इस साल आ रहा हूं 2017 में। आज आया वो, मतलब उसके लगभग 6 साल बाद। तो फिर अभी मुझे तो ये खबर है कि अगले साल हो रहा है, अगले साल शूट होगा, ऐसी खबर है। हम लोग भी ऐसे, जब कोई बात होती है इस पे लगता है कि यार इस पे एक्सक्लेमेशन मार्क जोड़ना होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि खबरें बताती हैं। नहीं, मैं कुछ मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ। मुझे ये हम लोग मैनिपुलेट नहीं करते हैं। हाँ, कि नहीं, मुझे यही खबर है कि अगले साल हो रहा है वो। अब वो होता है नहीं होता है, आई हैव नो आइडिया। हाँ, क्या बोल रहे हो? कथित रूप से। क्या मतलब है कथित रूप से? एलिजेटली, सो कॉल्ड। अच्छा, सुनने में आया। ओके, कथित रूप से। ठीक है, तो फिर राउडी से फिर पिक्चर्स का कैसे आइडिया आया? पिक्चर्स का तो कितनी सारी लंबी कहानी है ये। मैं एक्चुअली 2012 में सुलेमानी कीड़ा शूट कर चुका था। मैं दिमाग में अब एक्टर बनना चाहता था कि अब मेरे को एक्टर बनना है, कि मेरी स्क्रिप्ट का कुछ हो नहीं रहा था जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा था। बट सुलेमानी कीड़ा हम कुछ रिलीज कर नहीं पा रहे थे, और मैं इसके साथ, मैं विश्वपति सरकार जो रोडीज का राइटर था, ये भी अपनी पढ़ाई खत्म करके आ गया था। राउडीज का सॉरी एक्चुअली अगर आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें लिखा रोडीज ही है, वो नाम रिलीज पे बदला है उन्होंने। तो और वो मुझे लगता है क्रोमा पे शूट हुआ है सारा ना, पीछे वो ग्रीन पर्दा लगा के शूट हुआ है, क्योंकि वो देख के लगता है कि वो बड़ा छोटे से कमरे में पीछे पर्दा वर्दा लगा के शूट कर दिया है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वही है, ऐसे ही था। तो बिस्सू और मैं साथ रह रहे थे, और बिस्सू और इन लोगों ने ना, अरुणाब, बिस्सू, इन्होंने टीवीएफ शुरू कर दिया था। आई थिंक 2012 में शुरू कर दिया था। तो अब ये स्केचेस बहुत बनाते थे और वो बड़े अच्छे चलते थे। मैंने भी बीच में चाय सुट्टा के एपिसोड्स किए। तब मुझे 2014 में विश्वपति सरकार ने बताया था कि ये इसके अराउंड एक कहानी बनाने की सोच रहे हैं, स्टार्टअप के बारे में। दिस इज बिफोर परमानेंट रूममेट्स हैपेंड। और मेरी सुलेमानी तब तक रिलीज नहीं हुई थी। तो मैं तभी से इंटरेस्टेड था, और सुलेमानी टीवीएफ के लोग देख चुके थे, क्योंकि मामी फिल्म फेस्टिवल में भी उससे पहले लगी थी। तो उनके भी जान पहचान में एक मैं ही एक्टर था।
और सुलेमानी कीड़ा की ऐसी मूवी है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे जिन्होंने जाना देखा और जिनके दोस्तों ने बताया कि यार ये एक मूवी देखनी है। जैसे मुझे याद है कि मैं एनएसडी में बैठ के रात को फिल्म कॉपी कर रहा था। उस समय ये होता था ना कि हार्ड ड्राइव में फिल्में रखते थे, तो मैं एनएसडी में बैठ के रात को अपने दोस्तों के साथ फिल्म में कॉपी कर रहा था और उसने बताया कि ये सुलेमानी कीड़ा है, इसको भी देख जाना। मतलब पायरेसी में देखी है मैंने मूवी। नहीं, अरे हम खुद यही बोलते हैं। हाँ। मुझे लोग मैसेज करते हैं कि कहाँ देखे, मैंने कहा टॉरेंट पे ढूंढो यार, क्यों मुझे पता ही नहीं है कहाँ देखे। सुलेमानी कीड़ा कहीं है ही नहीं। उसके प्रोड्यूसर्स को हमने कई बार बोला है कि भाई कुछ कर दो, दुनिया भर की फिल्में अवेलेबल हैं, कुछ करते ही नहीं यार। अभी मेरे को पता ही नहीं कैसे, हाउ टू मेक पीपल वॉच दैट मूवी। हाँ, तो पिक्चर्स का आइडिया बता रहे थे आप। सुलेमान की रिलीज नहीं हुई थी अभी। तो तब बिस्सू ने मुझे बताया था और मैं ईगर था। और हाँ, बस मुझे तो सिद्धांत खबर ही आई थी कि ऐसा कुछ है, और फिर मैंने इंटरेस्ट शो किया बिस्सू को भी, अमित गुलानी को भी, अरुणाब को भी। मतलब वो हो नहीं रहा था शो, और कभी भी मैं अरुणाब या अमित गुलानी से टकराता था तो मैं उन्हें कहता था कि कब हो रहा है पिक्चर्स, कब हो रहा है। तो अब आइडिया मुझे तो कुछ नहीं आया, मुझे बस बताया गया था कि ये आइडिया है, इस के अराउंड सोच रहे हैं और तुझे कंसिडर कर रहे हैं, और मैंने कहा मैं करना चाहता हूँ। फिर मुझे याद है पहला नरेशन उसका 2014 दिसंबर में हुआ था, जो कि बड़ा बेकार था। अच्छा। मतलब हाँ, आई थिंक वो नहीं बताऊंगा मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि बोल दिया ना बेकार था। फिर उसके बाद बिस्सू को ऑन बोर्ड लाया गया कि पूरी राइटिंग अब तुम करोगे। फिर इवेंचुअली शूट किया हमने। और तो बिस्वपति वगैरह लिखते हैं, मतलब तेज लिखते हैं ये लोग? अरे बिस्वपति की वजह से मैंने राइटिंग छोड़ी है मुझे लगता है, क्योंकि 2013 में हम साथ शिफ्ट हुए। हाँ। और मैं फिर से सोच रहा था कि एक्टिंग का काम तो कुछ हो नहीं रहा है, बट जो उस आदमी का पैशन था ना, और मैं साथ में हम रहते थे, वो आदमी सिर्फ खाना खाते वक्त ही ब्रेक लेता था। ही वॉज ईदर वॉचिंग थिंग्स और ही वॉज राइटिंग थिंग्स ऑल द टाइम। और वो बहुत, मुझे जेन्युइनली अच्छी राइटिंग भी लगती थी उसकी। तो मुझे लगा कि यार मैं ना इतनी मेहनत कर पाऊंगा इस फील्ड में। मुझे तो राइटर बनना था डायरेक्शन के लिए। मैं कभी वैसा कोई नेचुरली तब तो लिखने का नहीं सोचता था। तो हाँ, आई थिंक बिस्सू, आपका सवाल क्या था? बिस्सू कैसा, मतलब लिखने में काफी एग्रेसिवली लिखते हैं? आई रियली लाइक्ड हिम, आई वांटेड हिम टू राइट पिचेस टू। और जब ऐसा हुआ कि वो नहीं हो रहा है तो मैं तो बहुत दुखी था, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। तो ये जब पिक्चर्स आप लोग कर रहे थे तो इसमें एक वो तो जो फेमस सीन है तू बियर है वाला, क्या कहानी है उस सीन की? वो इम्प्रोवाइज हुआ था कि लिखाई वैसे गया था? क्योंकि बड़ा फेमस हुआ वो सीन आपका। सिद्धांत भाई, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि कोई इतना कोई फेमस हो जाएगा। मुझे तो कहानी में एक हीरोइज्म लग रहा था कि हाँ, आप जॉब छोड़ के स्टार्टअप करने जा रहे हो। और मुझे लगता था हम रिलेट कर सकते हैं इस स्टोरी से, बिकॉज हम लोगों ने भी लाइफ में वही किया था कि अपना थोड़ा स्टेबल करियर छोड़ के एक तरीके से अपना ड्रीम फॉलो करने के लिए, मतलब जिसमें मजा आता है वो करने के लिए निकल गए। लेकिन सीन्स मुझे अच्छे लगते थे, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगती थी, एपिसोड्स बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि कि ये पर्टिकुलर सीन बड़ा पॉपुलर हो जाएगा या ये डायलॉग बहुत पॉपुलर हो जाएगा। ये तो ऑर्गेनिकली हुआ है और ग्रेजुअली हुआ है। तो वो सीन वैसे ही शूट किया था जैसे बाकी सीन शूट किए थे। कितना समय लगा प्रोडक्शन में, मतलब उसको तैयार करने में, शूट में? उस सीन की बात कर रहे हैं आप? पूरा पिक्चर पूरा उसका ऐसा था कि हमने पहले 2 एपिसोड लिखे, फिर शूट किए, फिर उन्होंने 3rd 4th लिखे, फिर वो शूट किए, फिर 5th लिखा, फिर शूट हुआ। ऐसे लिखते लिखते शूट? इनफैक्ट पहले 2 शूट होके रिलीज भी हो गए थे और तीसरे और चौथे की राइटिंग चल रही थी। पता नहीं आप लोगों को ये याद है कि नहीं, 3 जून को पहला एपिसोड आया था 2015 में पिक्चर्स का, 10 जून को दूसरा आया था, और 3rd और 4th आए थे जुलाई में कहीं। मुझे याद है कि 2nd एपिसोड जब आया तो कमेंट में लोग इस तरह का तगादा कर रहे थे कि कब आएगा अगला एपिसोड टाइप का, और फिर वो वहाँ पे भी विशेषण थे कई सारे। विशेषण गालियाँ? हाँ, मैं शुगर कोट कर रहा हूँ। विशेषण क्या गालियाँ ही होता है ना? मतलब नहीं, विशेषण तो कुछ भी हो सकता है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स। अरे हाँ, पढ़ा तो है यार विशेषण। हाँ, तो एस्पिरेंट्स कैसे मिला? हाँ, वो मुझे याद है अच्छे से। हाँ, वो मैं कहीं बोला भी। एस्पिरेंट्स मेरा ना 2019 के एंड में मैंने 2 शो करे थे। हाँ। और वो शो करने के बाद मैं बहुत दुखी हो गया था लाइफ में। मुझे लग रहा था यार कि कौन से शो? वो नहीं बोलूंगा यार,
एक बार कर चुका हूँ मैं ऐसा, ऐसी कैजुअली ना, किसी इंटरव्यू में मैंने बोल दिया था एक फिल्म के बारे में कि वो अरे वो मतलब मेरी फिल्म थी और साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। अब मैं तो अपनी ही कॉमेडी कर रहा था, लेकिन उनके डायरेक्टर ने मुझे इतना बुरा मैसेज भेजा, तो मैंने कहा हाँ यार, एक कहानी से 100 लोग जुड़े होते हैं और कोई भी हर्ट हो सकता है ना, मैं ऐसा बोलूँ। उससे मेरी तो आपने 2 खराब प्रोजेक्ट्स किए बैक टू बैक, मतलब मैंने एक शो किया, मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा, फिर मैंने दूसरा शो किया, वो भी बैड एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद मैं 1-2 महीना खाली था और ऐसा सोच ही रहा था कि यार मेरे पास मतलब पिक्चर्स को आए हुए 4-5 साल हो गए, बोझ थिंकिस्तान भी आ चुका है, किसी ने कोई झंडे नहीं गाड़े। मैंने कहा यार मेरे पास अच्छा काम कैसे आएगा, आई मीन मैं कैसे करूँ अच्छी, कैसे लोगों को कन्विंस करूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है, अच्छा स्क्रिप्ट। तो मेरे को ऐसा थॉट आया कि आई थिंक मुझे लिखना पड़ेगा फिर से अपने लिए, मतलब ताकि मुझे मज़ा भी आए और मैं अच्छी कहानी का पार्ट हो सकूं, ऐसा मैं सोच रहा था। इतने में कोविड का दौर शुरू हो गया और सब घर पे बैठ गए। अब मुझे अच्छा लग रहा था कि अरे अब तो मैं काम कर ही नहीं सकता हूँ। फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में मैंने थोड़ी राइटिंग शुरू की कि चलो ये टाइम मिला है, लेट मी क्रिएट समथिंग फॉर माई सेल्फ। और मैं काइंड ऑफ फिर से एक राइटर डायरेक्टर की जो जर्नी शुरू करने की सोच रहा था। मैंने 6 एपिसोड लिखे थे एक कहानी के, आई डोंट थिंक ये मैंने कभी बोला होगा। फिर अब बीच में मेरी अर्नब से बात होती थी, तो मैंने उनको एक बार फ़ोन करके बोला था कि अगर आप कुछ भी नेक्स्ट शो बना रहे हो, यू नो, मुझे याद है सितंबर 2020 में, तो पिक्चर्स की तो कोई न्यूज़ ही नहीं थी, कोई भी शो बना रहे हो। आप ऐलान कर चुके थे बार अपने तरफ से, क्या वो मोकाट वाला आप कार्ड डाल चुके थे अपना इंस्टाग्राम? वो तो बहुत 17 में डाल दिया था, लेकिन उसके बाद 17 में जब वो पुश हुआ, 18 में जब मुझे खबर आई, मैं अमित गुलानी से ही मिला था, वो मुझे मिल के बताना चाहता था कि इट हैज़ बीन इनडेफिनेटली पुश्ड, वी आर नॉट प्लानिंग टू डू इट एनी टाइम सून। और मुझे लग रहा था अभी 2.5-3 साल में नहीं हुआ है, अब कैसे होगा। और तब तो राइटर ने 1-2 एपिसोड लिखे भी थे, तो इसलिए पिक्चर्स की उम्मीद मेरी अब खत्म हो रही थी कि वो नहीं होगा दोबारा। तो मैं अर्नब को बोला था कि आप और भी कुछ शो बना रहे हो अगर, तो कंसिडर मी, आई वो रियली वांट टू वर्क विद द वायरल फीवर। फिर 2020 नवंबर में मैं एक ऐड करने के लिए, अभी दिल्ली से फिर से कोविड के बाद थोड़ा खुल रहा था, तो मैं एक ऐड के लिए सिर्फ 1 दिन के शूट के लिए मैं नवंबर में बॉम्बे आया था। मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर का कॉल आया कि TVF का एक शो है, उसके लिए आपको ऑडिशन करना है। तो मेरा थोड़ा ईगो हर्ट हो गया। मैंने कहा यार TVF का शो है, तो TVF वाले खुद क्यों नहीं कॉल कर रहे मुझे, ये किसका कॉल, मतलब उनको तो मैं जानता हूँ। अच्छा, मतलब एक थोड़ा सा वो ईगो आ चुका था एक्टर वाला। नहीं ईगो मतलब कि नहीं, वो एक के भाई ये मुझे खुद क्यों नहीं कॉल कर रहे। तो सीधी बात तो मैंने होती है TVF में एक को फोन किया, शरी करके, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा यार शरी, ये तो मुझे TVF खुद भी तो कम्युनिकेट कर सकता है, बिकॉज आई डोंट नो दिस गाय जिसने भी मुझे कॉल किया है। तो वो उन्होंने, शरी ने मुझे कहा देख यार, और मैंने ये भी पूछा कि यार ऑडिशन क्यों, मैंने तो काम किया हुआ है, यू हैव सीन मी, पिक्चर्स में तो मैंने ऑडिशन किया भी नहीं था। उसने कहा देख जो डायरेक्टर बना रहा है उसने पिक्चर्स नहीं देखा है, ठीक है, और वो नहीं जानता तू कैसा एक्टर है। तो मैंने कहा या फेयर इनफ, ये तो दिस मेक सेंस, मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है। मैंने कहा हाँ ठीक है फिर। तो फिर मैंने उस डायरेक्टर से बात की, वो डायरेक्टर दिल्ली में ही रह रहा था, मैं भी वापस दिल्ली जाने वाला था। मैंने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने उसको ये रिक्वेस्ट करी यार कैसा हो सकता है कि डायरेक्टर ही मुझे टेस्ट करे इंस्टेड ऑफ द कास्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है ना कि कोई चीज़ जो डायरेक्टर सोच रहा है एग्जैक्टली वो कम्युनिकेट नहीं होगा मुझे, फिर मैं जो करूँगा वो, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। हाँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर मैं दिल्ली गया और जो डायरेक्टर है अपूर्व सिंह कार्की, उनके घर जाके मैंने पहले रीडिंग करी, उन्होंने स्क्रिप्ट शेयर करी मेरे साथ, फिर 1-2 बार और रीडिंग करी। दिल्ली में रहते हैं अपूर्व? तब दिल्ली में रहते थे, बॉम्बे मूव हो गए हैं एस्पिरेंट्स की सफलता के बाद। तो उन्होंने फिर मुझे शूट किया और हाँ दैट्स व्हाट हैपेंड। एस्पिरेंट्स में आपके साथ थी शिवांकित। शिवांकित हमारे ललन टॉप अड्डा पे आए थे, और हुआ था नवंबर में अभी। Okay. तो उसमें वो शिवांकित आए थे हमारे एक सेशन में। और जैसे अभी शिवांकित जैसे कैमरे पे या आपके ही एस्पिरेंट्स में ही जिस मतलब ऐसा होता है ना, एक थोड़ा सा एजाइल पर्सन दिखते हैं, ठीक है, शिवांकित स्टेज पे आए तो थोड़ा सा ऐसे शर्माए से थे, मतलब वो एक सीधापन दिखा उनके अंदर। वैसे हैं कि मतलब उस दिन एक्टिंग कर रहे थे हम लोग के नहीं, बहुत शिवांकित बहुत ही सीधा सा लड़का है। और इनफैक्ट जब तक मैंने उसके साथ काम नहीं किया था, अब भी ऐसा सोचता हूँ कि वो TVF का मेरे को वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड गाय लगता था। एक शिवांकित और एक छोटे मियाँ भी है ना, उनका नाम शायद अरुण है। अरुण हाँ, तो
तो मेरे को शिवांकित बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, और वो आदमी बहुत प्यारा सा और सीधा सा लड़का है वो, मतलब सच में शाय सा और हाँ लड़का है वो। और हाँ, वो ऐसा ही है वो जैसा आपको लगा। और कौन कौन है टीवीएफ के लोग? थोड़ा टीवीएफ की लाइफ के बारे में बताइए, क्या है वहाँ पे, कैसे काम धाम होता है? एक्चुअली दुनिया को ऐसा लगता है, लेकिन मैं टीवीएफ का कभी रहा नहीं हूँ, मैं जब पिक्चर्स हिट विट भी हुआ तो आई थिंक टीवीएफ बड़ा हो गया था, बट मैं बाहर ही काम कर रहा था, मैं कोई कभी उनका एम्प्लॉय नहीं था। और हुआ क्या, मेरा उनसे और थोड़ा कम हो गया क्योंकि 2015 के बाद, पिक्चर्स के रिलीज के बाद, बिस्सू और मैं रहना भी अलग शुरू कर दिया था। साथ में रहते भी थे पहले? 2013 से 15 तक हम साथ रहते थे ना, ये तो मैंने बताया, वो मेरा फ्लैटमेट था। हाँ, ठीक। तो पिक्चर्स के रिलीज के कुछ महीने बाद मैं अलग मूव हो गया था, और फिर जो मेरा टीवीएफ का कांटेक्ट पॉइंट था वो था बिस्वपति सरकार। तो फिर तब से थोड़ा मिलना जुलना कम हो गया था, बहुत रेयरली मुलाकात होती थी। और आई थिंक इस दौर में पोस्ट पिक्चर्स टीवीएफ अपैरेंटली बहुत बड़ा हो गया, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉइज, कभी इक्की दुक्की बार ऑफिस जाना होता था तो मुझे इतने सारे नए चेहरे दिखते थे। मैं तो बिस्सू को जानता हूँ, गोलू को, निधि बिष्ट को, वो मेरी दिल्ली की दोस्त हैं। वो जो ऑर्कुट वाला मैंने बताया था ना, उस ग्रुप में मुझे निधि बिष्ट से मुलाकात हुई थी। फिर और कौन है, बस हाँ, इन तीनों को और जीतू को, क्योंकि जीतू बिस्सू का जूनियर था, तो बिस्सू और मैं जब साथ रहते थे तो जीतू भी हमारे साथ आके बहुत रहता था। इनफैक्ट जीतू, बिस्सू और निधि बिष्ट 2014 में मेरी बहन की शादी पे दिल्ली भी आए थे। अच्छा। तो उस दौर में हम बहुत करीब होते थे। अरुणाब से बीच बीच में मुलाकात होती थी टीवीएफ, तो उनके साथ एक सीनियर जूनियर वाला ही रिश्ता था, वो कभी भी वैसा वाला नहीं था। मैनेजमेंट के भी हिस्सा है, उनको सब कुछ देखना भी है, दूसरा भी जिम्मेदारी नहीं, इवन जब मतलब टीवीएफ से रिलेटेड नहीं कह रहा हूं मैं, इवन अरुणाब से मेरा आप वाला रिश्ता है, मतलब आई कॉल हिम आप। बिस्सू, जीतू, बिष्टू से मेरी ज्यादा गहरी दोस्ती थी, जो फ्रॉम द वायरल फीवर, इफ आई हैव टू टेक नेम्स, और अमित गुलानी। और मैं इतना किसी को जानता नहीं था टीवीएफ में। जब टीवीएफ बड़ा भी हो गया और बहुत सारे एम्प्लॉइज आ गए, तभी तो शिवांकित को मैं एक्चुअली तब तक नहीं जानता था जब तक मैंने एस्पिरेंट्स नहीं किया था। तो मैंने जैसे उसके वीडियोस देखे हुए हैं, या कभी कोई सोशल गैदरिंग में मिला हुआ हूँ, तो एस्पिरेंट से पहले, सॉरी, एक शो और भी किया था मैंने उसके साथ, तब जाना था, मतलब काम के थ्रू ही जाना था। कौन सा शो? एक शो किया था हमने, हैप्पीली एवर आफ्टर करके, जो वो 2 शोज बता रहा था ना मैं। अच्छा, हाँ, ठीक, सॉरी। अभी पता है आपको। तो टीवीएफ का माहौल बता रहे थे आप? नहीं, आपने पूछा शिवांकित का। नहीं, मैंने ऐसे ही पूछा, टीवीएफ के माहौल पे बात हो रही थी। मतलब जो वहां के जो अभी बाकी जो दोस्त आप बोल रहे थे वो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या बातचीत होती है कि नहीं? कम्युनिकेशन गैप टाइप? एक्चुअली वो रहना अलग शुरू हुए ना, मैं खुद भी बहुत ही इतना सोशल, मतलब एज एन कोई मिलेगा तो मैं बहुत बातें करूंगा, बट मैं भी बहुत ऐसा नहीं हूँ कि फोन उठा के फोन कर लिया। और मतलब बिस्सू से मेरे को बहुत प्यार मोहब्बत था। इनफैक्ट जब मैंने उसको बोला था कि आई एम प्लानिंग टू मूव आउट, बिस्वपति सरकार बहुत फनी लगेगा, बट ही स्टार्टेड क्राइंग। इमेजिन, यू नो, बिस्वपति सरकार को पता नहीं आप रोते हुए कैसे इमेजिन करेंगे। अच्छा, जीतू की तो मूवी भी आई बहुत सारी, देखी आपने? मेरा जादूगर जब आई तो पिक्चर्स का ही शूट चल रहा था। अच्छा। तो फिर रह गई वो, अभी तक नहीं देखी समहाउ। बिस्सू को भी मैं अभी तक जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि बिस्सू ने पूछा था देख के बताना, और मैंने जादूगर अभी तक नहीं देखी। बट बिस्सू का और क्या, लास्ट मैंने वही सब परमानेंट रूममेट्स तो देखा था यार, और उसके बाद जीतू की ये जो फिल्म आई थी राजकुमार, सॉरी, आयुष्मान खुराना के साथ। हाँ, ऑफ कोर्स, उसके तो हम प्रीमियर पे गए थे। अच्छा। हाँ, वो तो सब जो हम सारा गैंग एक साथ ही बैठा हुआ था, बिस्सू, बिष्टू, मैं और जितने भी और लोग हैं सारे, वी वर देयर टू चेयर फॉर हिम। सो हाँ, 2020 1 Feb 2020 की बात है आई थिंक। हाँ, वो तो हॉल पे देखी थी। लोग ये पूछ रहे हैं हम लोगों से, काफ़ी सारा सोशल पे सवाल आया है। अब मतलब यहाँ पे मैं स्पॉइलर अलर्ट बोलना चाहूँगा, पिक्चर्स का सीजन 2 आ चुका है, जीतू नहीं उसमें। जीतू क्यों है, कब आएगा, क्या कहानी है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? वैसे अभी तो मैंने भी शो नहीं देखा है, तो मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है उसमें है या नहीं है। सो देखो, अभी आएगा नहीं आएगा तो मतलब पहले तो आप ये वाला शो देख लो, ये सीजन। यमन तो देख चुके हैं, बाकी भी देख लो। यमन को ठीक लगा है तो। यमन तुमको ठीक लगा? नहीं, यमन ने बकायदा वो कैमरे के सामने बोला है वो। तो हाँ, लगा है ठीक लगा। हाँ। तुम्हारा तेरा रिव्यू वाला कॉपी मैंने पढ़ा सुबह, उसमें आखिर में जो 2 पैरा है ना, मैंने वो भी पढ़ा। नहीं बताया? अच्छा, बताया?
आपके एस्पिरेंट्स में आपके एक साथी हैं अभिलाष, सॉरी, हाँ थपलियाल। हाँ, और वो बोलते हैं कि आपको अपने हर शॉट के बाद एक एश्योरेंस चाहिए होता है, एक परफेक्शन की उम्मीद। भाई बता शॉट कैसा है, ये ठीक था, टेक कैसा लगा, ये आप पूछते हैं? हाँ 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 हाँ, मैं बड़ा अनश्योर सा एक्टर हूँ एक्चुअली, और मैं बड़ा मतलब मुझे नहीं पता लगता कि ये सही हुआ है नहीं हुआ है। तो सेट पे तो मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा, मेरा डायरेक्टर जो है वो ख्याल रखे, मतलब वो फ्रीडम दे, मैं करूँ, एंड वो उसको अच्छा लगे तो हम मूव ऑन करें। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि जैसे पिक्चर्स में तो मेरे को सीजन 2 में कभी लगा ही नहीं कि मैंने सही हुआ है, यू नो। सो मैं बहुत ही डिपेंडेंट रहता हूँ डायरेक्टर्स पे ज़्यादातर। अप्पू के साथ मुझे बहुत मज़ा आया था एस्पिरेंट्स में, मतलब बहुत ही जो थपलियाल भी था। आई थिंक एस्पिरेंट्स की टीम मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है कि वो जितना फन किया है हमने, बहुत अच्छी बात है कि वो ऑन कैमरा भी ट्रांसलेट हुआ, वो शो भी अच्छा बना, बट आई थिंक इट वाज वेरी इजी टू वर्क विद हिम। अब और अप्पू खुद वो कंट्रोल ले लेता है। मुझे लगता है जब डायरेक्टर भी एक्टर को ना बोल पाए ना कि भाई तुम घटिया कर रहे हो, वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अप्पू तो हमें ऐसे बोलता था कि उसने मुझे बोला मैं थप्पड़ लगाऊं क्या? अच्छा, अपूर्व ने बोला? मतलब कॉमेडी होता था, मतलब वो उस किस्म की बॉन्डिंग हो गई थी। एक बार ऐसे भी हो गया था कि मैं और नमिता कुछ हमने सीन किया वाटर कूलर के पास, तो उसने जो माइक दादा थे उनको बोला कि माइक बंद कर लो जरा, क्योंकि बेसिकली वो हमें कोने में ले गया था गालियां देने कि इतनी गंदी एक्टिंग कर रहे हो तुम लोग। तो मुझे एक्चुअली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे डायरेक्टर जलील करे, लेकिन बता भी दे कहाँ गलत कर रहे हो। वो बोले कि ये नहीं है सही, मजा नहीं आया, तो तभी मुझे ऐसा लगता है एस्पिरेंट्स में, मुझे ऐसा लगता है मैंने बहुत अप्पू ने पुश करवाया, और मैं भी खुश हूँ जिस किस्म की वो परफॉर्मेंस बनी, और उसमें अप्पू का बहुत बड़ा रोल है। दिस इज व्हाट आई फील। अपूर्व लिखते अच्छा है कि एक्टिंग अच्छा करते हैं, क्या लगता है आपको? और डायरेक्शन तो आपने कर ही लिया। नहीं, डायरेक्शन अप्पू तो डायरेक्टर ही है मेरे ख्याल से। उनकी नहीं, एक्टर तो पुराना स्टोर, ठेका देसी शराब, ये सब जो उनका है। नहीं हाँ, वो तो मैं भी उसका ब्रदर वाला एक वीडियो है, ब्रदर मैं आपको अप्पू की बहुत सही बात बताता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि अप्पू डिडंट वांट टू टेक मी इन एस्पिरेंट्स। हाँ, अप्पू ही तो वो आदमी है जिसने कहा कि अबे कौन होगा पिक्चर्स का हीरो, हम तो ऑडिशन करेंगे, करना है तो ये। अप्पू को एक्चुअली क्या था, बोस के टाइम ना एक अवार्ड्स हुए थे, IWM अवार्ड्स, तो मैं उसमें गया हुआ था, और apparently शायद अप्पू वाज आल्सो देयर फॉर फ्लेम्स या आम आदमी फैमिली, आई डोंट नो, ही वाज आल्सो देयर फॉर सम शो ऑफ हिज। तो अप्पू का एक ग्रज था मेरे से कि ये बड़ा हीरो बनता है अपने आप को, इसने अवार्ड में मेरे को हेलो नहीं किया, और मुझे कोई मेमोरी नहीं है यार ऐसी कि मैं अप्पू से वहां टकराया। तो अप्पू को ऐसी धारणा थी, और सिर्फ इसलिए वो जब उसने देखा ना कि यार ये तो बड़ा सिंसियर है, 4 बार मेरे घर आ गया सिर्फ रीडिंग के लिए। और मैं उसकी बीवी को भी कह रहा था कि यार, उसकी बीवी पिक्चर्स की फैन है, वर्तिका, तो मैं कह रहा था कि अरे अप्पू को बोलो ना मुझे ले ले एस्पिरेंट्स में। तो आई थिंक वो ही उसको लगा नहीं यार ये तो। विवेक ओबेरॉय भी फैन है पिक्चर्स के ना? विवेक ओबेरॉय पिक्चर्स के फैन हो ना किसी? हाँ, वो मिले थे एक अवार्ड, उसी अवार्ड फंक्शन में मिले थे, वहीं पे जहाँ पे आपने अपूर्व को अनदेखा कर दिया था। आई थिंक वो था या कोई और था, वो एक अवार्ड फंक्शन में मुझे मिले थे, और तब मेरे को पहली बार ऐसा ना एक पॉपुलर हीरो से या स्टार से मुझे लगा कि अरे ये लोग भी देख रहे हैं, इन तक भी पहुंच रहा है। सो हाँ, ही केम अप टू मी एंड ही सेड दैट ही रियली लाइक्ड इट, एंड सो तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि कैसा चलता है, कि आया काम किया पढ़ा लिखा, कि फिर कुछ बफर पीरियड आता है, कुछ आराम का पीरियड आता है, कि लगातार प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? सी मैं खुद ही बहुत ज़्यादा काम इतना, मतलब मैं चाहता हूँ वो करूँ जो जिसमें मैं जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ। काम तो अब आज की डेट में मेरे ख्याल से OTT है तो बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और मेरे पास भी, मैं आपको बोलूँ तो अमूमन हफ्ते में एक स्क्रिप्ट तो आ ही जाती है, यू नो, बट मैं नहीं करता। मतलब अब जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा है कि पूरी तरीके से अगर मैं श्योर नहीं हूं ना तो मैं नहीं करता। जैसे ब्रीद में मेरे को वो अब प्रोडक्शन बहुत मैटर करता है कि बना, ब्रीद में तो विक्टर का रोल किया ही आपने। हाँ, मतलब कुछ चीज एक्साइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बड़े प्रोडक्शन से कॉल है ना, जो मेरे को पता है ये फिल्में बनाते हैं, ये शोज बनाते हैं, और वो ढंग से रिलीज होगा, तो ही फिर मैं एक्साइटेड होता हूँ। मैं अभी मेरा इतना मन नहीं करता कि जो इंडिपेंडेंट चीजें आती हैं, सॉरी मैं पढ़ लेता हूँ कि अगर कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो यू नो,
बट हाँ अभी ऑब्वियसली मैं थोड़ा सेटल्ड फील करता हूँ लाइफ में, तो ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि मुझे सारे काम करने हैं। तो अभी डायरेक्शन में वापस जाना है कि अभी एक्टिंग में जम गए हैं? मैं बता रहा था, पता नहीं अनुभव को बता रहा था या यमन को बता रहा था कि क्या तुम लोगों ने अलग से ऐसा बोला तो है क्या कि इंटरव्यू में 4 बार मेरा नाम ले लीजिएगा? यार उन्होंने मेरा नाम इतना नहीं लिया, तुम्हारा नाम इतना ले रहे हैं? नहीं, हम बाहर बातें कर रहे थे ना, मैं 1 घंटा पहले आ गया था, तो हम बड़ी बातें कर रहे थे और मैं यही, उन्होंने भी पूछा था मुझसे कि डायरेक्शन करने आए थे, डायरेक्शन करनी है कि नहीं, तो मैं उनको कह रहा था यार अब ना मेरी प्रायोरिटीज बदल गई हैं। अभी तब बड़ा सिनेमा करता था मैं, अब मैं ना थोड़ा लाइफ को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ ओवर सिनेमा, तो कंफर्ट ज़्यादा मैटर करने लग गए हैं मुझे। एक सवाल है, उसके बाद मैं लोगों के पास चलूंगा। हाँ जी। और मेरे पास कुछ व्यूअर्स के भी सवाल हैं। जी जी जी। आपका एक गाना आया था, वो आपके पेरेंट्स ने देखा था? क्यूट ना, वही। हाँ क्यूट में क्या प्रॉब्लम है? क्यूट तो अच्छा गाना है। घर वालों ने देखा था, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ देखा होगा। मैंने कब कहा प्रॉब्लम है? तारीफ भी करी होगी मुझे लग रहा है। दोस्तों ने उसे देखा होगा। दोस्तों ने तो जिस पे वो आधारित है वो भी सुना होगा। वो माँ बाप को आई डोंट थिंक वो उसका आइडिया होगा। ठीक है। सवाल दोस्तों, हम लोग मेरे पास कुछ सवाल हैं जो सोशल मीडिया से आए हैं। कितना तैयार है कि उसके सवाल ही नहीं पूछना है, हाथ उठा के आ गए। एंडिंग होने वाला है तो फ्रेम में जमा लें अपने आप को। रितेश का सवाल है कि एस्पिरेंट्स में जो मूछें थी वो क्या असली थी या नकली? बहुत क्लियर है यार, नकली थी वो बड़ी। और मैं अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ उनको, मेरा ये बड़ा प्राइम कंसर्न होता है, जैसे थिंकिस्तान किसी ने देखा है तो, हाँ तो उसमें मूछें असली हैं। हाँ मुझे बड़ा तभी अच्छा लगता है इंसान थिंकिस्तान देखा है, मैं कह रहा हूँ उसमें मूछें असली हैं, वो बहुत हेल्प करता है। वरना ना बोस में, जैसे एक ने मुझे कह दिया था कि अरे यार ये तो स्कूल का प्ले लग रहा है, तो तब मैंने रियलाइज किया था कि आप जो पूरा बनता है ना, साउंड कैसा है, कॉस्ट्यूम कैसा है, लुक कैसा है, वो जो एक्टर का रियलिज्म आता है ना, जिसका ऑफ कोर्स फायदा एक्टर को होता है कि अरे बड़ी अच्छी एक्टिंग करी, उन सब चीजों का होता है। तो मैं अभी नकली थी, मैं अभी भी इनसे फाइट कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट सीजन बनाओ प्लीज। ऑफ कोर्स बजट कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, लोकेशन इश्यूज रहते हैं, वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक ही दिन में शूट होता है, तो आप अभी भी वैसे ही बजट्स पे काम कर रहे हैं लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ सीजन 2 में मूछें असली हो, और देखते हैं, लेट्स सी यार, वो बेटर रहता है। अमन सिंह ने पूछा है एस्पिरेंट्स के लिए कितना पैसा मिला था? पवन सिंह ने? अमन सिंह ने। यार ये तो ऐसे पवन सिंह पूछ के तो पूछ रहे हैं, बोल तो ऐसे रहे हैं अमन सिंह को जानते होंगे आप। हाँ पवन सिंह बोल के नाम तो ऐसे क्लैरिफाई किया जैसे अमन सिंह को भी जानते होंगे आप। हाँ? इंजीनियरिंग में साथ में ही था, जूनियर था मेरा पवन सिंह। अरे वो इलेक्ट्रिकल वाला ब्रांच वाला, ओके। वो नहीं, पैसा ही पूछ लिया। हाँ पूछा सवाल है इसमें। यार ये तो बैड मैनर्स हुए ना, अभी पैसा कैसे बता देगा आदमी? बहुत बदतमीज लोग हैं, ऐसे ही पूछ लेते हैं, गेस्ट कुछ भी पूछ लेते हैं ये लोग। पैसा तो थोड़ा नहीं, बहुत कम पैसा था, ज्यादा पैसा नहीं था, और उससे भी कम होता तो भी मैं करता एक्चुअली। तो हाँ अभी लेकिन ले रहा हूँ ठीक ठाक, ब्रीथ में और पिक्चर्स में ठीक ठाक मिला। रैंडम 2-3 सवाल थे कि आपने किया एस्पिरेंट्स, इसलिए भी लोग पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे क्या सोचना है आपका, कैसा क्या लगता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे? क्योंकि आपके बारे में एक चीज़ ये भी है कि आपने सोशल मीडिया पे सोशियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पे कुछ कमेंट किया, फिर जो हमारे साथ भी होता है और जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि ऑनलाइन ट्रोल्स की एक बहुत बड़ी जमात है जो आपको ट्रोल करती है, आपको गालियां देती है, आपके घर वालों को, आपके प्रेमियों को, प्रेमिकाओं को गालियां देती है, और फिर वो आपकी कोई साइड तय कर देते हैं वो ट्रोल्स। तो इस वजह से इस ट्रोलिंग से आप उकता कर आपने लिखना बोलना बंद कर दिया। लेकिन एजुकेशन सिस्टम पे सवाल है, आपके एस्पिरेंट्स क्योंकि आपने की है, इस वजह से पूछा जा रहा है शायद आपसे। यार एजुकेशन सिस्टम में मुझे ऐसा लगता है कि एक तो मुझे पता नहीं वो 11th-12th में सबको बताते हैं कि नहीं, कि मुझे लगता है कि जो टैक्सेस की चीज़ है ना, जो हम टैक्स भरते हैं, ये सबको बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि किस किस का टैक्स भर रहे हो, मतलब टैक्स का जो पूरा सिनेरियो है, और वो सब क्लियरली समझाना पढ़ाना चाहिए सबको, क्योंकि वो तो सभी की लाइफ में काम आने वाला है। उसका कोई इल्म भी नहीं था एक्चुअली, जो मुझे बड़ा टैक्सिंग काम लगता है अभी, कि ये, क्योंकि हमेशा मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मेरे को आता नहीं है ये करते कैसे और ये क्या है। हालांकि ये बड़ी
मतलब अजीब सी बात हो गई। दूसरा मेरे को ये मतलब ये थोड़ी फिलोसॉफिकल बात मैं कर रहा हूँ हाँ प्लीज कि लेकिन वो पढ़ाने से बताने से कुछ होगा नहीं। मैं तो जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि बचपन में ना स्कूल में नंबर कम आने का एक बड़ा डर लगता था, यू नो। फेल होना तो ऐसा लगता था कि मतलब इट्स लाइक लाइफ ओवर वाली बात हो गई। तो वो किस किस्म से वो चीज़ नहीं होनी चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे को ग्रेजुअली मुझे लाइफ में समझ में आया कि जो जल्दी फेल होते हैं लाइफ में वो उल्टा बेटर करते हैं, यू नो। जो स्कूल में बड़े टॉपर्स रहते हैं उनको मुझे ऐसा लगता है कि नॉट फॉर एवरीवन, क्योंकि फेल तो आपने होना ही है इवेंचुअली एट सम पॉइंट। तो जो इनको फेल होने की आदत है ना वो थोड़ा बेटर फेलियर को ले पाते हैं। और हम फेल होने से इतना स्कूल में बहुत मुझे ऐसा लगता है कि फेल होना, बट हाउ कैन यू मेक इट नॉर्मल यार, हाउ कैन यू जस्ट मतलब आई डोंट नो इफ टीचर्स शुड टीच दिस और पेरेंट्स शुड inculcate this in kids कि it's okay to fail. It's okay to fail. Yeah, that's what I think. अभी मुझे फेल होने से खत्म नहीं हो रहा है सब कुछ हाँ, तुम्हारा। बिल्कुल। फेल आप 9th में फेल हो जाएं, आप 3rd क्लास में फेल हो जाएं, 5th में फेल हो जाएं, इट्स जस्ट ओके। कुछ है ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है ये तब, क्योंकि जब से निकले हैं लाइफ में तो फेल ही हो रहे हैं, यू नो। तो आई थिंक वो पढ़ाई कैसे, मतलब वो चीज़ अगर कूल हो जाए ना तो वो बेटर रहेगा, आई फील। सवाल कुछ? हाँ उदय आता। सर आपने नसरुद्दीन शाह साहब के साथ काम किया है, तो उनके साथ काम करने का अनुभव कैसा था? मतलब उन्होंने कभी फ़ोन किया हो, बताया हो कि मतलब आप काम की तारीफ़ की हो, ऐसा कुछ? नहीं, मुझे डायरेक्टली तो नहीं करी, बट मैंने ऐसा सुना था कि एक बार मैंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी उनके साथ, इंटीरियर कैफे नाइट, उसके लिए उन्हें अवार्ड मिला था। तो उस अवार्ड फंक्शन पे उन्होंने कहा था दिस शुड बी गिवन टू दैट यंग बॉय, मतलब बिकॉज आई डिडंट हैव अ नेम इन द फिल्म, आई वाज प्लेइंग हिज यंगर वर्जन, तो माय नेम इन द शो वाज यंग मैन, यंग बॉय, ऐसा कुछ। तो तब मुझे बड़ी खुशी हुई थी। उनको इंटीरियर कैफे नाइट में मैं बहुत पसंद आया था। एक शॉर्ट फिल्म हमने करी थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं। तो तब हाँ तुम सब देखे होगे। तुम्हारा तो आज गड़बड़ है लग रहा है मेरे को। हाँ ठीक है। नहीं, अरे सिद्धांत भाई बड़ा अच्छा लड़का है, कैसी बात कर रहे हो आप? तो हाँ, तो तब मैंने सुना था ऐसा पर्सनली, तो मैंने उनको, बड़ी बचकान सी बात है यार, मैंने उनको बर्थडे पे विश किया था, तो उनका आया था कस्तूरिया माय मैन थैंक यू, तो मैं उसी से खुश हो गया था। अरे नसीरुद्दीन शाह ने लिखा कस्तूरिया माय मैन। शूट के वक्त उन्होंने मुझे पहली बार बेटा पे कहा था ना, बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब नसीरुद्दीन शाह के साथ आप एक्टिंग कर रहे हो और यू नो एक थोड़े से लार्जर देन लाइफ फिगर्स होते हैं ये। कैसे रहते हैं अब हमको दादा मामा चाचा बेटा बोलते हैं। अभी नसीरुद्दीन शाह ने मुझे बेटा बोला था तो मैं उसी में बड़ा थ्रिल्ड फील कर रहा था। नसीर साहब कैसे रहते हैं एक्टिंग के समय? मतलब चिल हैं, बतियाते हैं कि शांत हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं अपना? नहीं, मैं 2 बार शूट किया, एक बार इंटीरियर और एक होप और हम करके एक फीचर फिल्म करी थी, उसमें मेरा 2 या 3 सीन्स हैं उनके साथ। तो बहुत काम एक्चुअली नहीं किया सिद्धांत भाई उनके साथ, बट आई थिंक ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, जो मैं समझा कि अब ऑब्वियसली उनके आसपास जितने भी थे वो उतने अनुभवी नहीं थे, तो वो शायद सबके सब थोड़ा वैसे ही अलर्ट रहते होंगे कि नसीरुद्दीन शाह इज ऑन सेट, सो वी हैव, मतलब ऐसा कि रैंडम बकैतियाँ नहीं हो सकती हैं, मतलब। और मुझे क्यों मैंने ऐसा सुना भी है, वो एक बार प्ले कर रहे थे, सुनी क्यों, तो ऑडियंस में ही किसी को डांट दिया था, कोई बात कर रहा था, मेरे ख्याल से पृथ्वी में ही था वो, पृथ्वी थिएटर में था प्ले। तो फिर हाँ, उस हिसाब से उनका वो वाइब तो है। होप और हम में भी मुझे याद है कि डायरेक्टर थोड़ा घबराया पड़ा था, तो मेरे आने से पहले मुझे लगा कि कुछ भसड़ हुई है लगता है, तो हाँ फिर मैं भी घबराया हुआ पड़ा था। इंटीरियर में मैं कूल था, वो एक ही रात का था, बट होप और हम के सेट पे मुझे याद है कि एक उसमें भी ऐसा, इंटीरियर में भी मेरे को उन पे चिल्लाना था, एक ही शॉट है मेरा इंटरेक्शन में, आई हैड टू काइंड ऑफ मतलब स्क्रीम एट हिम। और होप और हम में भी जो मेरा पहला सीन था ना, उसमें वो मेरे डैड बने हुए हैं, उसमें भी मेरे को उनको डांटना था, तो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। वो वही दिन है जब मैं सेट पे आया और मुझे थोड़ा लग रहा था कि माहौल कुछ गर्म है, क्या लगता है किसी ने कुछ गड़बड़ करी है। इवेंचुअली सब घबराए हुए थे लेकिन। हाँ, और अब मुझे लगता था कि अगर मैंने फकअप किया तो मतलब नहीं करना है, मतलब लाइन सही होनी चाहिए, मूड सही होना चाहिए। और हाँ, और सर ने कभी मेरी तारीफ कर दी थी, तो मेरे को अंदर से था कि मेरे को इनको डिसअपॉइंट भी नहीं करना है, कि इनको लग रहा है कि मैं ठीक एक्टर हूँ, तो मुझे ठीक एक्टिंग करनी है आज। तो हाँ, उस दिन मैं थोड़ा प्रेशर में था। बाद में चिलअप हुआ या नहीं? नहीं, बेसिक थे, मतलब मैंने उनके साथ वैसे कभी चिल नहीं किया यार। कि इंटीरियर कैफे नाइट की रिहर्सल्स के टाइम में उनके घर पे हमने थोड़ी
बातें करी थी, बट वो तो फिर अब कैसा है घर उनका अंदर से? बहुत सिंपल सा है, मतलब ऐसा क्लासी है बट इट्स वेरी सिंपल। आई थिंक ही लिव्स इन बांद्रा एंड बहुत ऐसा कुछ बहुत ग्लैमराइज सा नहीं है कुछ, मतलब मेरे टाइप का लगा मुझे एक्चुअली। जब अनुभव इंटरव्यू करने जा रहा था तो मैंने इससे पूछा था कि आप सिनेमा वालों को चल रहा है क्या आज अपना, कि अपनी टीम को पहले प्रमोट कर लेना अरे है। अनुभव नहीं तो बुलाया मुझे, प्लग इन बुलाया तो अनुभव नहीं है। तो मैंने कहा था कि ब्रीथ के बारे में आपसे बात करेगा, बट ये लौट के आया तो इसने कहा मैं भूल गया, तो वही मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ, मैंने अभी please। ब्रीथ देखी, हाँ जी, उसमें आपका जो कैरेक्टर है, जो किरदार है, बड़ा बैलेंस है। मतलब उसको देख के गुस्सा भी आता है, उसको देख के आपको दया भी आती है, फिर लास्ट में वो जो एक सीन है, मैं रिवील नहीं करूँगी, जिसमें आप अंदर खुद को बंद कर लेते हैं, उस रोल के लिए खुद को आपने कैसे प्रिपेयर किया? यार एक तो मैं बहुत मैं बड़ा लकी फील करता हूँ कि वैसा रोल कुछ मुझे मिल गया और किसी ने ऐसा सोचा कि उस किस्म का पार्ट मैं, क्योंकि मुझे तो लगता है मैं अलग अलग किस्म के पार्ट पुल ऑफ कर सकता हूँ, बट लोग ऐसा सोचते नहीं है। उसकी तैयारी ऐसी हुई थी कि डायरेक्टर के साथ हम बैठ के डिस्कस बहुत किया है, हर सीन डिस्कस बहुत किया है, और किस हद तक, क्योंकि ऐसा कुछ वो कुछ भी कर सकता है एक तरीके से, तो किस हद तक जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, वो सब डिस्कस किया है। उसकी हंसी कैसी हो सकती है वो भी डिस्कस की है, और हाँ ऐसी प्रिपरेशन की है। उन्होंने मेरी मीटिंग भी कराई थी कुछ डॉक्टर्स से। डायरेक्टर ने ही बहुत सारा काम किया यार, मुझे ऐसा लगता है। मैं सिर्फ अगेन उनसे मिलता था और सीन्स डिस्कस करता था, तो प्रेपरेशन तो वही था, बाकी करते करते कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। तो हाँ यही प्रेपरेशन का तो यही प्रोसेस था। हाँ संदीप, आपने वो कमाई वाली बात पे एक बात कही कि कमाई कैसे रिवील करूं, तो जैसे एस्पिरेंट्स में आपके लिए मुश्किल रहा होगा क्योंकि आपको रोल पिच इन करना था, भाई मुझे वो रोल करना है। हाँ हाँ हाँ। पर आपने बोला कि पिक्चर्स के लिए और इसके लिए ठीक ठाक पैसे लिए, ब्रीथ के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो प्रोड्यूसर और एक्टर की मीटिंग जो होती है, पैसे की बात कब आती है, पहले मीटिंग में या सेकंड मीटिंग में? संदीप जी के जिम्मे वाला काम आता है कभी? नहीं एस्पिरेंट्स का तो मैं बताता हूँ कि एक बार कहा डायरेक्टर ने करना है, प्रोड्यूसर ने करना है, फिर प्रोड्यूसर की टीम से कोई कॉल करता है और उनसे फिर बात हुई थी। अब मैं ऐसी रैंडम एक नंबर सोच के बैठा था कि हाँ यार ये इतना मिल जाना चाहिए, तो उनसे बात हुई थी। तब जो पिक्चर्स के पैसे की बात हुई थी वो मेरी सीधा अरुण कुमार से हुई थी कि वो हम लोग कोई बात कर रहे थे और मैंने कहा यार सीज़न 1 में तो मतलब सीज़न 1 प्रैक्टिकली देयर वाज नो मनी, तो मैंने कहा यार अब और मैं ब्रीथ अब कर रहा था, ब्रीथ का भी मेरा पैसा लॉक हो चुका था, तो फिर हाँ तभी फिर उसकी मेरी सीधा अरुण आपसे ही बात हुई थी। अभी मुझे पता नहीं मैं ये सब बातें बाहर आनी चाहिए कि नहीं, बट इसमें कुछ तो हाँ ऐसा कुछ अगेन कोई रूल नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन की टीम से कोई बात करता है और हाँ। आप जैसे आपने बताया फंसा ही दीजिए उनको आज। नहीं माइक की उनको जरूरत, माइक की उनको क्या जरूरत है? अच्छा ओके, अच्छा ओके। अब पिक्चर्स वाले में जो पहला सीजन ठीक है, देयर वाज नो मनी, शुरुआत कर रहे थे, लेकिन आप एक धीरे धीरे स्टार बनते जाते हैं, इसीलिए। और क्योंकि हर फिल्म के प्रोजेक्ट पे जब भी बात आती है मीडिया में ऐसे ही रिपोर्ट होता है कि इतने करोड़ में सलमान खान को साइन किया या शाहरुख खान को साइन किया। तो इस केस में नवीन भाई को ये वाला जो प्राइस कोटिंग होती है कब? नहीं मेरा तो बहुत कम है सर, मैं तो मतलब ये तो मेरे ख्याल से इस एपिसोड से ये तो क्लियर हो जाएगा नवीन की टीवीएफ वाले काम देने में बचेंगे आपको शायद। क्या टीवीएफ वाले काम देने में तो बचेंगे अब इस एपिसोड के आने के बाद से ये शो होने वाला है मुझे लग रहा है। देखो मेरा अभी भी क्या है वहाँ पिक्चर्स और एस्पिरेंट्स ही अटका हुआ है, वो तो आई एम होपिंग, वैसे एक्टरों के बिना भी बन रहे हैं शो, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, बट अब एक और एक्टर तो नहीं हटाएंगे वो, आई एम गेसिंग। तो हाँ ये 2 शो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो 2 शो तो रहेंगे ही मेरे साथ, बाकी तो फिर देखते हैं यार। ऐसा कुछ आई डोंट थिंक इतना ऑफेंडिंग कोई बात करी है मैंने। जी आ रहा दीपक। मेरा सवाल अभिलाष से है। अभिलाष जिनका एस्पिरेंट्स का आपका किरदार। हाँ अच्छा उससे है वो। क्या जीवन में मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि धैर्यों की बलि ली जाए अपने जीवन में, मतलब अपनी जीवन की धैर्यों को बेदखल किया जाए? 2-4 लोग गिर गए इधर उधर। नहीं ज़रूरी नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ नहीं ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और नहीं देनी चाहिए। आई थिंक वो उस कहानी का निष्कर्ष भी वही है जो मुझे एकदम करेक्ट लगता है कि फैमिली रिलेशनशिप से ऊपर नहीं होता कुछ। आई फील दिस व्हाट आई फील ऑल्सो।
अभय, उनसे पूछिएगा धैर्य का कॉल आता है या नहीं। धैर्य मतलब किरदार धैर्य? मुझे पता नहीं, उसमें उसने ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं उसमें। सीजन 2 तो मैंने पढ़ा ही नहीं है यार अभी, तो मेरे को नहीं पता कि मुझे आता है या नहीं आता है। अभिलाष को आता है या नहीं आता है। अभी तक का जो अभिलाष है उसे तो नहीं आता था। और दुबे का तो बहुत कॉल आता है। तो हाँ रोहित, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिस पे आपने काम किया हो और बाद में अफसोस हुआ हो कि इसमें काम नहीं करना चाहिए था? हाँ, देखो जिनमें अफसोस नहीं हुआ है उनके नाम बता देता हूँ मैं। तो हाँ अभी नहीं, एक्चुअली सच बताऊँ ऐसा कुछ अफसोस नहीं है, लेकिन वो डिफिकल्ट कई रहे हैं बड़े शूट। जैसे एक शूट तो मेरा था और मैं भी ना बड़ा एक्टिंग को लेकर और स्टोरी टेलिंग को लेकर बड़ा भावुक आदमी हूँ। तो इफ़ आई एम नॉट एंजॉइंग ऑन सेट नो, तो वो मुझे बहुत इमोशनली इफेक्ट कर रहा होता है। तो हाँ, एक शूट पे तो ऐसा था कि मैं जैसे वो मेट्रो में कोंकणा चिल्लाती है ना, तो और मुझे लगता था यार ऐसा कैसे कौन करता है। मैं उस शूट पे ऐसा जाके कोने में चिल्लाया था क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था। बिकॉज आपको सेटअप, आपको देखो, आप यू हैव टू टेक ऑर्डर्स एंड एक्ट। आप तो सिर्फ एक्टर का बड़ा कम काम होता है यार, शो बनाने वाला कोई और ही होता है। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि पिक्चर्स का क्रेडिट किसी और को है, एस्पिरेंट्स का क्रेडिट किसी और को है एक्चुअली, कि जिन्होंने आपको वो एक्टिंग करवाई। तो सिमिलरली जो आपको लग रहा होता है यार ये आपके काम को और ख़राब कर रहे हैं, देन यू डोंट एंजॉय दैट। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और ऐसे हैं, मैंने अनुभव करे हैं यार ऐसे काम, बिल्कुल। किसका था? तेरा भी बचा है? हमारे न्यूज़ रूम में सब इरफान के बहुत फ़ैन हैं, बहुत बड़े फ़ैन हैं। हाँ। और आपने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन इरफान की डेथ हुई उस दिन आपने खाना नहीं बनाया था। तो क्या यादें हैं इरफान की आपसे? एक्चुअली मैं बड़ा भक्त ऐसा बोलता रहता हूँ। मैं एक्टरों में बहुत समय बाद, मतलब बचपन में गोविंदा भक्त होता था मैं, लेकिन बड़े होके तो मैं इरफान भक्त था और बहुत बड़ा भक्त था। और इनफैक्ट उनके जाने के बाद एक्चुअली मेरा तो कोविड हिल गया था उसके बाद से। मैं उससे पहले तक खाना वाना बना रहा था, और तो हाँ आई थिंक वो बहुत सैड डे था सभी के लिए था शायद। और तो हाँ, फिर एक्चुअली उस दिन मैंने नहीं बनाया था, तो मैंने अपनी बिल्डिंग में कहीं से ऑर्डर किया था। फिर उसके बाद मेरा ना वो एनर्जी चला गया, मैं फिर बनाया ही नहीं। और फिर उसके एक महीने बाद मेरे नाना जी गुजर गए थे, तो फिर मैं दिल्ली आया था। तो आपका सवाल क्या था वैसे? कि इरफान से जुड़ी यादें। मैं मिला हूँ उनसे एक बार, मिला नहीं, टकराया हूँ। पता नहीं अगर आपने देखा भी, मैंने उनकी डेथ पे इंस्टा पे एक पोस्ट डाला था, उसमें मैंने शेयर की थी वो चीज़। लोग तो पता नहीं बहुत लेट जाने हैं। मैं ना 90s में स्टार बेस्ट सेलर्स बहुत देखता था। मैं 90s में ही बड़ा हूँ, जो मैं बता रहा था, यमन को बता रहा था मैं। तो मैं और तब स्टार बेस्ट सेलर्स इनफैक्ट वो पहली चीज थी जो हम देख रहे थे कि अरे यार ये कुछ फिल्मों जैसा नहीं है ये और बड़ी एंगेजिंग कहानियां थी। फिल्म कहते थे यूजुअली लोग। तो उसमें एक कहानी थी, एक शाम की मुलाकात, जिसमें इरफान खान थे, जिसका चोपड़ा थी, रघुवीर यादव थे और हिमानी शिवपुरी थी। वो आप यूट्यूब पे देखना। वो मैंने वो देखा और मैंने कहा यार मैंने ऐसी एक्टिंग ही नहीं देखी है जो उसमें इरफान खान ना कुछ कर नहीं रहे। मतलब वो कुछ नॉर्मल बात करते करते हैं, हाँ अच्छा, मतलब कुछ, मैंने कहा यार ये इतना सच कैसे हो रहा है, ये मतलब ये तो घर में हम बात ऐसे करते हैं। फिर मैंने उनके स्टार बेस्ट सेलर्स की और भी चीज़ें देखी थी। भंवरों ने खिलाया फूल, इनफैक्ट कॉलेज में मैंने भंवरों ने खिलाया फूल का एडेप्टेशन किया था। एडेप्टेशन क्या मतलब, वो बनाया था जिसमें मैंने इरफान खान का रोल किया था। और लो जी कर लो बात करके हमने बनाया था। भंवरों ने खिलाया फूल देखा किसी ने? नहीं। उसमें 3-4 उसमें सब हैं, संजय मिश्रा, ब्रिजेंद्र काला, ये सब हैं। मतलब बहुत फनी। तिग्मांशु धुलिया का ही डायरेक्टेड है वो। मैं बस ये कह रहा था कि उनसे मेरी मुलाकात एक ही बार हुई थी। लंच बॉक्स के एक स्क्रीनिंग होनी थी साउथ बॉम्बे में, 2013 की बात है आई थिंक। तो सुबह सुबह हम गए थे देखने, और मैंने इसका जिक्र भी किया था उस पोस्ट में कि मुझे फिल्म देखते वक्त ना लंच बॉक्स सेकेंड हाफ में मुझे सुसु आ रहा था और मैं रोक के बैठा था क्योंकि जाऊंगा पिक्चर खत्म हो जाए। अब पिक्चर जैसे ही खत्म हुई तो खबर आई थी कि अब एक्टर्स के साथ डिस्कशन होगा। तो मुझे था कि फटाक से
करके आता हूँ और यहाँ एक्टर्स का डिस्कशन मिस ना हो जाए, फटाक से करके आता हूँ। और मैं भाग, सुबह सुबह का टाइम था, कहीं हम 10-11 बजे थे, मतलब मैं भाग के गया वॉशरूम में और मैंने प्रोसेस शुरू किया और मैं बस खड़ा ही हुआ था और मैंने लेफ्ट में किसी को देखा, टॉयलेट में घुसे वो, पूरा टॉयलेट, सुंदर टॉयलेट था वो, और मैं ही था अकेला, बाकी सब हॉल में ही होंगे, हॉल नहीं मतलब वो जो भी स्क्रीनिंग की जगह थी, और इरफान खान घुसे और वो ना थोड़े मतलब वो थोड़े ही वॉज नॉट श्योर कि मैं कहाँ करूँ, और ऊपर से मैं उन्हें देखने लग गया। एंड आई थिंक दैट आल्सो, आप मतलब सुसु कर रहे हो? हाँ, एंड दैट आल्सो मेड हिम कॉन्शियस। एंड यू नो ऐसा दिवाकर के सेट पे भी होता था, मैं दिवाकर को देखता रहता था और ये मुझे बाद में पता लगा था क्योंकि दिवाकर ने LSD के एंड में मेरी मिमिक्री करी थी कि नवीन कैसे बात करता है, ये वो, मतलब जब रैप हुआ था तो मैं इरफान खान को देख ही जा रहा था। एंड आई थिंक ही ऑल्सो रियलाइज्ड इट, एंड मतलब आई थिंक आई मेड हिम अनकंफर्टेबल। और फिर जब मुझे फिर वो जो अंदर वाली जगह होती है ना, मतलब जहाँ ओपनली सुसु नहीं कर सकते, वहाँ चले गए थे वो, और मैं एकदम थ्रिल्ड हो गया था कि अरे मैं तो वापस जाके उनको देखने वाला था। और हाँ, और अभी और मैंने यही वर्णन, मतलब इसी का मैंने इंस्टा पे पोस्ट लिखा था और मुझे लगा कितना ये पोएटिक है, हालांकि सुबह की बात है, बट मैंने उसका टाइटल भी यही बनाया था, एक शाम की मुलाकात। मतलब आई जस्ट मेट हिम, बम्ड इनटू हिम वंस, आई नेवर स्पोक टू हिम, बट हाँ मुझे बहुत बस वो मेमोरी याद है बस। आखिरी 2 सवाल, अंशुल। एस्प्रेंट में आपका एक सीन था, आप बोतल में एक ढक्कन डालते हैं, वो ढक्कन अंदर चला जाता है, उसके बाद स्वैग से चश्मा लगा के आप बाहर निकलते हैं, उसके बाद आपने देखा वो बोतल में निकल आता है वो ढक्कन, बहुत लोगों ने टैग किया मुझे। हाँ, तो फिर आपने क्या आपका क्या रिस्पॉन्स है? और जब आपका सीजन 2 आएगा तो आप इसको क्लैरिफाई करेंगे कि मुझसे एक गलती हुई थी, ये ढक्कन निकल आता? इसका क्या मैं जवाब दूं यार? नहीं मतलब हाँ वो निकल आता है ढक्कन यार, तो लोगों ने टैग किया है वो उस पे, तो उसको मीम देख के आपको कैसा लगा? नहीं मतलब वो टैग करते रहते हैं लोग, अभी भेजते रहते हैं मुझको कि निकल आया, ये स्टोरी में डालते रहते हैं, तो हाँ वो फनी तो है वो। मतलब नेक्स्ट टाइम आप जवाब देना, इस वाली बोतल में नहीं निकलता है, आई पर्सनली ट्राइड। अच्छा हाँ, वो बड़ी वाली में निकलता है। निकाल देंगे यार, नहीं, इसमें कुछ ऐसा टैग कर देते हैं कि इंजीनियर्स हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, और ढक्कन निकाल दिया। हाय नवीन, मेरा नाम मनीषा है, आपका लुक बहुत कूल लग रहा है। मेरा सवाल ये है कि आपने TVF एस्पिरेंट में एक ऐसे लड़के का किरदार निभाया है जिसने अपने प्यार को जाते हुए देखा है, वो भी अपने दोस्त के साथ ही, और मतलब आगे वाले ने, सामने वाले ने तो मूव ऑन कर लिया है, लेकिन जैसे कि आप हैं, आप नहीं कर पाए हैं, तो रियल लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि आप मूव ऑन नहीं कर पाए, सामने वाले ने कर लिया, और अगर ऐसा हुआ तो जो मूव ऑन नहीं कर पाते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कि क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना, लाइफ गोज ऑन, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं 2 सवाल है, मतलब कि आप मूव ऑन कर पाए कि नहीं कर पाए, या कैसा मोमेंट आया, और दूसरा कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है या हो रहा है तो आगे दूसरों को क्या सलाह देंगे? को क्या करेंगे? कि आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है कि टाइमली हो जाता है, यू नो, मतलब ऑफ कोर्स अब मैंने ये भी रियलाइज कर लिया वो एक पीरियड आएगा जिसमें आप स्ट्रगल करोगे, और बट ये मैं बता सकता हूँ सबको कि मतलब सबको ही पता है वैसे, इट्स गोइंग टू, दैट फेज विल नॉट लास्ट फॉर एवर। सो हाँ, और दूसरा ये भी है कि इफ़ यू फाइंड अनदर वन तो और जल्दी हो जाएगा, मुझे ये लगता है। आ रहा हूँ मानसी। एक तो आपने बहुत सही बात कही थी कि इट्स ओके टू फेल, तो उसका एक किस्सा है कि मेरे पापा ये कहते थे, जब रिजल्ट के लिए हम जाते थे तो मैं बहुत डरी हुई थी कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, तो वे कहते थे अगर फेल हो गए तो कोर्टयार्ड चलेंगे, जो कि एक 5 स्टार होटल हुआ करता है, रेस्टोरेंट है भोपाल का, और अगर पास हो गए तो फिर बापू की कुटिया में खा आएंगे, तो ठीक ही है मतलब, लेकिन फेल हुए तो 5 स्टार वाले में चलेंगे। क्या बोला आपने? बापू की कुटिया? हाँ, ये भोपाल में अगर आपने शूट हाँ, किया है तो इट्स वेरी वही मैंने कहा, अरे बापू की कुटिया, हाँ, तो वो नवीन की है, वो नवीन बापू, याद है आपको? मैंने उसकी स्टोरी बनाई थी कि अरे मेरे बाप की कुटिया और मैंने लिखा था माय फादर, मैंने उस स्टोरी मैंने उसकी ऐसी स्टोरी बनाई थी, तभी मुझे याद है कि मेरे नवीन, एनीवे सॉरी। हाँ, फिर ये तो एक था कि इस तरीके से उन्होंने ऐसे इंडल्ज कर दिया कि हाँ इट्स ओके टू फेल, कि फेल हो गए तो ज़्यादा ज़रूरत है पैम्परिंग की और ये बताने की कि तुम कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ ही जाओगे, पास हो गए तो क्या ही है। सवाल मेरा ये है कि आपने थिएटर भी किया हुआ है और आपने
कैमरा एक्टिंग भी आप करते हो, थिएटर मैंने भी किया हुआ है, तो और ये दोनों लगता ऐसा है कि ये दोनों एक्टिंग ही हैं, बट थिएटर एक्टिंग और कैमरा एक्टिंग का एसेंस बहुत अलग अलग है। और मुझे ये समझ आया कि मैं थिएटर एक्टिंग तो बहुत इन्जॉय करती हूँ, स्टेज का जो ऑरा होता है, जो एनर्जी होती है स्टेज की, बट कैमरा एक्टिंग मुझे बहुत ऐसा नहीं लगा। तो क्या आपको कभी लगता है कि अगर इन दोनों में से एक चूज़ करना हो तो आप क्या थिएटर एक्टिंग ज़्यादा पसंद है या कैमरा के सामने? थिएटर तो संदीप जी ने भी किया ना। मुझे एक्चुअली मैंने कहा ना, मैं ना फिल्मों से ज़्यादा फैसिनेटेड रहता था यार, तो मुझे कैमरा एक्टिंग ज़्यादा पसंद है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर मुझे ज़्यादा टायरिंग लगता है, इन द सेंस के उस दिन स्टेज पे परफॉर्म करने में मज़ा आएगा, बट 30 दिन तक एक ही चीज़ करते रहना ना, आई माइट नॉट इन्जॉय दैट। मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे एक्टर्स डेफिनेटली एग्री नहीं करेंगे। मुझे वो कैमरे का ट्रूथ ना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। हाँ, में भी वही करना पड़ता है, 5 एंगल से लॉन्ग शॉट वाइड। हाँ, वो उसका एक वो है, लिमिटेशन है ऑफ कोर्स उसमें, वो तो अब हाँ है, बट मैं ज़्यादा इन्जॉय बिकॉज मैं फाइनल प्रोडक्ट देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। मुझे अभी भी फैसिनेट करता है, ये जुड़ के ऐसा बन गया है, तो वो मुझे ज़्यादा फैसिनेट करता है। तो हाँ। शिवेंद्र, नवीन, आपसे एक सवाल है। जैसे अनुभव ने कहा कि हमारे न्यूज़ रूम में बहुत सारे लोग हैं जो इरफान खान को पसंद करते हैं, नवाज़ भाई को पसंद करते हैं, उनकी रियलिस्टिक एक्टिंग को पसंद करते हैं। मुझे लगता है, मेरा एक सवाल है, ऐसा माना जाता है कि जो लोग बहुत हाजिर जवाब हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है, बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, आउटस्पोकन जैसे आप हैं, खुल के किस्से बता रहे हैं, उनके लिए ऐसे सीन्स देना, मतलब जो बिल्कुल लाइव लगे, आसान होता है। लेकिन कई बार जब बहुत कोई इंटेंस एक्टिंग चाहिए, बहुत इमोशंस चाहिए, चीखना चिल्लाना है, तो ऐसे टाइम पे वो जो एक्टिंग वाली चीज़ है ना, ज़बरदस्ती लाने वाली और लगे कि एक्टिंग कर रहे हैं, वो कैसे होता है फिर ऐसे रियलिस्टिक एक्टर्स से? क्या वो आसान होता है? ये मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है, सच जो मुझे ना लगता है कि कैजुअल होना उल्टा बड़ा मुश्किल है, कि जब कुछ नहीं है करने को और येट यू मेक इट अट्रैक्टिव, मतलब आप कुछ कर रहे हैं जिसमें ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा है। और ये इरफान खान बहुत करते थे, वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ क्रिएट करते थे जो कुछ भी नहीं है, सिर्फ देख रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, यू नो, जिसमें कुछ भी नहीं है। गुस्से वुस्से वाले सीन्स में तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपको स्क्रिप्ट ऑलरेडी इमोशन दे रही है, तो वो फिक्स्ड ही है वो, मतलब वो उल्टा मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गुस्से वाले सीन अच्छे पुल ऑफ कर लूँगा या क्या, बट मुझे उसमें कन्फ्यूजन कम रहता है। ऑफ कोर्स उसमें भी काम करना है, रिहर्सल करनी है, लाइनें याद करनी है, बट मुझे इनफैक्ट ऐसा लगता है व्हेन यू हैव टू बी कैजुअल, नो, और स्पेशली ऑन कैमरा वाला जब शूट कर रहे होते हो, और अगर मैं नर्वस हूँ तो वो भी मुझे गुस्से वाले सीन में हेल्प करेगा, अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो वो भी मुझे गुस्से वाले सीन में हेल्प करेगा। लेकिन अगर मुझे कैजुअल होना है और एकदम रिलैक्स्ड होकर बातें करनी है, तो मैं स्ट्रेस नहीं हो सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी कैजुअल ऑन कैमरा, बिकॉज मेरे मन में कुछ परेशानी चल रही है अगर, या मैं नर्वस हूँ, आप समझ रहे हो मैं बोल क्या रहा हूँ, तो मुझे कैजुअल होना बहुत मुश्किल लगता है। इनफैक्ट मुझे कई ऐसे एक्टर हैं जो बड़े महान एक्टर माने जाते हैं, बट आप कभी भी उनको कन्विंसिंगली हंसते हुए नहीं देखते हो कैमरे पे। और कई बार गुस्से वाला सीन कर लिया तो बहुत अच्छा एक्टर लगता है, डांट दिया, चिल्ला दिया, आशिक के लिए पागल आशिक हो गया, बट एकदम कूल हो और जेन्युइन कूल हो, सच के आसपास वाला, नकली स्वैग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो हाँ, वो मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है, आई थिंक। नवीन, आप ललन टॉक के न्यूज़ रूम में आए, बहुत अच्छा लगा हमें बातचीत करके। आई होप हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत पसंद आएगी, और हमारे न्यूज़ रूम के लोगों ने इतनी गर्मजोशी से इस पूरी बातचीत में हिस्सा लिया, उनका भी शुक्रिया। और ख़ास शुक्रिया अनुभव का, सिनेमा टीम के हमारे साथी अनुभव, जो नवीन और यमन का, जो नवीन कस्तूरिया को हमारे यहाँ लेकर आए, न्यूज़ रूम में लेकर आए, और ये सेटिंग की कि उनका बार बार नाम लिया जाए इस पूरे इंटरव्यू में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।